हेलो एवरीवन, विज्ञान विक्स में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसमें हम बात करेंगे आज रिएक्शन मैकेनिज्म के एसोसिएटिव रिएक्शन मैकेनिज्म की। तो जिसका ब्रीफ हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, अब इसी को एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ेंगे। तो यहां पर हेडिंग लिख लेना एसोसिएशन मैकेनिज्म, एसोसिएटिव या एसोसिएशन मैकेनिज्म। एसोसिएटिव ज्यादा बेटर लगेगा, एसोसिएटिव मैकेनिज्म। ठीक है, चलिए इसको आज फुल फ्लेज फॉर्म में कवर करके और इसको कंप्लीट करना है, एज वेल एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना, जिससे कहीं ना कहीं हर ईयर में आपको, मतलब कहीं ना कहीं हर पेपर में नहीं तो हर अल्टरनेट पेपर में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, दैट इज ट्रांस इफेक्ट। और सिर्फ यही नहीं, इसका यूज कहीं ना कहीं आपको ओएमसी में भी कई बार देखने को मिलता है या अदर पार्ट ऑफ केमिस्ट्री में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर से बात करेंगे। यहां पर से एसोसिएशन मैकेनिज्म की जब भी बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था ब्रीफली, मतलब सिंपल फॉर्म में, जब भी आपके सामने एसोसिएटिव मैकेनिज्म के लिए बात करने के लिए है तो आप सबसे बेस्ट एग्जांपल किसके लिए बनाओगे? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, जैसा कि लास्ट लेक्चर्स में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि यहां पर कंप्लीट वैकेंट पीजेड ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से किसी भी एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए, या अगर कोऑर्डिनेशन के टर्म में बोलो तो यहां पर लिगेंड की वजह अटैक करने के लिए बहुत ज्यादा आसानी होती है। यहां पर से कोई भी हमारा इन जनरल जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, वाई टर्मिनोलॉजी देते हैं, यहां पर से अटैक करता है कुछ ये स्क्वायर प्लेन के अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन कंप्लीट वैकेंट पीजेड ऑर्बिटल होती है, जिसपे अटैक होता है और फर्दर रिएक्शन देखने को मिलती है। यहां पर से नया स्टेट क्या बनेगा? यहां पर से आपने मेटल ले दिया है और ये कहीं ना कहीं पेंटा कोऑर्डिनेटेड बन के आता है। ठीक है, ये रहा पेंटा कोऑर्डिनेटेड। यहां पर से आपका हो जाएगा ये, मान लीजिए यहां पर से कोई एक्स बॉडी हो गई, यहां पर से आपका ये इनकमिंग आ गया है। इनकमिंग कौन सा है? वाई है, यहां पे टी है, यहां पर एल हो गया, यहां पर एल हो गया। अगले स्टेज में क्या होगा? लीविंग ग्रुप यहां से डिपार्ट कर जाएगा और फाइनली हमको जो ऑब्टेन करना है, हमें जो प्रोडक्ट लेना है वो क्या है? यही वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहां पर से चेंज क्या होगा? यहां पर से चेंज आपको देखने को मिलेगा, ये जो एक्स बॉडी है ये रिप्लेस कर दी होगी, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? एसोसिएटिव मैकेनिज्म हो, चाहे डिसोसिएटिव मैकेनिज्म हो और चाहे इंटरचेंज मैकेनिज्म हो, ये सारे किसके पार्ट हैं? आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म के। सब्स्टिट्यूशन में सिंपल सी बात है, नाम में ही किसी को सब्स्टिट्यूट करेगा, तो वाई एक्सटर्नल लिगेंड एक्स कॉम्प्लेक्स वाले लिगेंड को रिप्लेस कर रहा है। ये अगर आपने देख लिया है तो यहां पर से आप जब पढ़ते हो तो इसमें बोलते हो कि ये जो पहला स्टेप है ये कैसा है? स्लो स्टेप है। यहां पर से ये रिएक्शन हुई है, ये जो स्टेप है यही हमारा क्या है? स्लो स्टेप है। और वी नो दैट, काइनेटिक्स में भर भर के पढ़ते हो कि स्लो स्टेप ही आपका क्या होता है? आरडीएस होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। तो अगर मैं यहां पर इसके कंपैरिजन में, मतलब रेट लिखने के लिए बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए यहां पर रेट कांस्टेंट K1 है, तो ये क्या हो जाएगा? K1 और कॉम्प्लेक्स है यहां पर, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स, और साथ में, सॉरी सिर्फ नहीं बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स के साथ में आपका यहां पर एक एक्सटर्नल लिगेंड या वाई गिवन है, अटैकिंग लिगेंड। अब इसकी वजह से यहां पर बता दीजिए इसका ऑर्डर क्या दिख रहा होगा? यहां पर कॉम्प्लेक्स के रिस्पेक्ट में 1 और इसके भी रिस्पेक्ट में 1। ये सारी चीजें तो आपने बेसिक पढ़ी होंगी, बट ये क्या है? ये हम थ्योरेटिकली अभी देख रहे हैं, यहां पर थ्योरेटिकली ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन अब देखिएगा जरा ध्यान से, इसकी वजह से जो हमारा ऑर्डर आया है, ऑर्डर कैसा निकल के आ रहा होगा? ये सेकेंड ऑर्डर आ रहा होगा, सेकेंड ऑर्डर ओवरऑल आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पर सही है। लेकिन जैसे ही आप एक्सपेरिमेंटली देखते हो, एक्सपेरिमेंटली क्या आएगा, कैसे आएगा? सिंपल सी बात है, आपने रिएक्शन लगाई, रिएक्शन लगाने के बाद एक्सपेरिमेंटल डेटा, रेट कांस्टेंट जो होता है वो मिलेगा। रेट कांस्टेंट अगर आपको पता होता है, टाइम पता होगा कि कितने उसमें रिएक्शन कंप्लीट हुई है, तो क्या आप ऑर्डर वगैरह नहीं निकाल सकते हो? आसानी से निकाल लोगे भाई। ठीक है, रेट कांस्टेंट वगैरह निकल गया, टाइम पता है कितने टाइम में रिएक्शन वगैरह हुई है, उसको आप सिंपल सी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर किस रिस्पेक्ट की वो है, अब ये किस ऑर्डर की है आपको ये भी बताया गया। बहुत सारे मेथड्स काइनेटिक्स में पढ़ाए जाते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर कैसे निकाले जाते हैं वो भी एक्सपेरिमेंटल होते हैं। तो ऑर्डर आपको पता होगा, रेट कांस्टेंट वहां से कैलकुलेट हो जाएगा और फिर आपको यहां पर से रेट पता चल जाएगी। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा तो रेट क्या आ रही थी? रेट जो हमारा एक्चुअल निकल के आ रहा था वो था K1 कॉम्प्लेक्स
सुनना, यहां पर K1 कॉम्प्लेक्स था प्लस K2 कॉम्प्लेक्स एंड Y, कुछ यहां पर एनोमलस चीज देखने को मिली। अब याद करिए जरा सा, ऑर्गल डायग्राम जब हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, ऑर्गल डायग्राम में भी हमने क्या बोला था कि जब हमने D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहां पर से क्या दिख रहा है, यहां पर से K1 के रिस्पेक्ट में तो फर्स्ट ऑर्डर दिख रही है, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है K1 के रिस्पेक्ट में, और K2 के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर दिख रही है, क्योंकि यहां पर ये 1 1 और ये 1, ठीक है। तो ये आपको समझना है। अब एक चीज याद करो, फिर से मैं जब बता रहा था कि जब हमने ऑर्गल डायग्राम पढ़ा था तो आपको क्या बताया था कि अकॉर्डिंग टू सिंपल आवर थ्योरेटिकल मेथड हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे अगर मैं बता दूं यहां पे एक सेकंड, जैसे D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो D1 को अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो यहां पर से कुछ ऐसे 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 एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसकी वैल्यू +2 होती है, तो L के लिए जब 2 लिखते हो तो L के करस्पॉन्डिंग क्या आता है आपका D टर्म आती है, और जब D टर्म आएगी तो इसकी स्प्लिटिंग कैसे होनी चाहिए, तो यहां पर Eg होनी चाहिए थी, कैपिटल में लिखो ज्यादा बेटर है, Eg होगा, और यहां पर से T2G होगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो S की वैल्यू 1/2 होती थी, और वी नो दैट स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला 2s+1 होता है, तो 2 × 1/2 + 1 = 2, यहां से 2 आ जाएगा। तो ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसमें रख देते हो और इसे क्या बोलते थे, टर्म बोल देते थे। बस यहां पर यह बताना चाह रहा था। तो ये हमारा थ्योरेटिकल मेथड था। यहां पर से कितने ट्रांजिशन होने चाहिए थे, एक होना चाहिए था, और जब आप स्पेक्ट्रा निकालते हो तो कुछ ऐसा आना चाहिए था। ये सारी चीजें क्या है, थ्योरेटिकल है। बट यहां पर से फिर से वही हुआ था, आपको बताया था कि एक्सपेरिमेंटली हमको कैसा देखने को मिला था ग्राफ, यहां पर से विद शोल्डर पीक। अब इस शोल्डर पीक का एक्सप्लेनेशन आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा वाला जो भी पार्ट है उसमें करा रखा है, बट यहां पर और इसको थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल दोनों चीजें अलग हुई, और जैसे ही अलग हुई तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने ऑर्गल डायग्राम को जेनेसिस की, या कह लो तनाबे सुगैनो डायग्राम जो है उसकी, टीएस डायग्राम जिसे कहते हो उसको। दैट इज वाई ऑर्गल डायग्राम या टीएस डायग्राम को आप कोरिलेशन डायग्राम कहते हो। समझ में आया। सिमिलरली आपने जेटीडी में भी पढ़ रखा है कि आपको देखने को मिलता है स्टैटिक जेटीडी, डायनामिक जेटीडी, दोनों में क्या है, अकॉर्डिंग टू द जॉन टेलर थियरम, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में अनसिमेट्री होती है, अनसिमेट्री मतलब डीजेनरेसी प्रेजेंट होती है, तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सिमेट्रिकल बनाने के लिए वहां जेड इन और जेड आउट होता है। लेकिन अगर हमने वहां कैलकुलेट किया जेड आउट आ गया, जैसे कॉपर वाला केस, लेकिन एक्सपेरिमेंटली अगर जेड आउट आ गया तो आप सबको पता है बच्चा, सिंपल सी बात है, ये 4 बॉन्ड लेंथ ऐसे और ये 2 बॉन्ड लेंथ लंबी होंगी। सिंपल सी बात है। अगर ये हमको देखने को मिल रहा है तो इनकी बॉन्ड लेंथ मान लो 100 पिकोमीटर है, तो इसकी 105 होगी, 110 होगी, कुछ भी होगी, इससे लंबी होगी। लेकिन एक्सपेरिमेंटली आया ऑल द बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। ऑल द बॉन्ड लेंथ इक्वल हो कैसे सकती हैं, तो फिर वहां पर से फिर से वही चीज आई कि थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल जब डिफर किया तो इनको हमने एक्सप्लेन करने के लिए बैरी स्यूडो रोटेशन, या इसी को कई बार आप फ्लक्सोनैलिटी नाम से बोलते हो। फ्लक्सोनैलिटी क्या है, एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड एक दूसरे से क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, इसी को क्या कहते हो, बैरी स्यूडो रोटेशन। बस इन दोनों एग्जांपल का बताने का मतलब यह था कि यहां पर से जब हमने देखा कि हमारे अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, सेकंड ऑर्डर, बट एक्सपेरिमेंटली कैसा आ रहा है, यहां पर से आपका K1 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर एंड K2 के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर। फिर से वही जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के ऑर्गल डायग्राम में किया, जेटीडी में हमने एक्सप्लेनेशन के लिए जो किया, एग्जैक्टली सेम वही काम करेंगे। और भी मैं हर बार बताता हूं कि ऑर्गेनिक में भी आप किसी रिएक्शंस को लगाते हो तो प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग तरह की मैकेनिज्म देते हो, जो सबसे मोस्ट सूटेड होती है वही हमारी मैकेनिज्म है। ऐसे कोई रिजिड नहीं है कि ऐसे हमारा रिएक्टेंट लिया, ये प्रोडक्ट है तो ये कार्बोकटायन ही बना होगा। आप देखते हो कितने सारे मॉडिफिकेशंस आते रहते हैं कि वहां पर रियल इंटरमीडिएट क्या था, या रियल ट्रांजिशन स्टेट या पाथवे कौन सा फॉलो हुआ होगा। सिमिलरली इसको एक्सप्लेन करने के लिए
कि ये क्यों नहीं हुआ, ये हुआ है। अलग अलग बहुत सारी थियरीज आई, लेकिन जो सबसे सूटेबल थियरी निकली, जो सबसे बेटर तरीके से इसको कहीं ना कहीं से रिप्रेजेंट करती है, कह लो एक्सप्लेन करती है, वो है सॉल्वे-नेटो थियरी, या मतलब सॉल्वेंट का रोल इंट्रोड्यूस करती है। तो यहां पर से शुरुआत करते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। तो लिख लेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉल्वे-नेटो कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। जो थियरी हमारी निकल के आई थ्योरेटिकल वाले का, एक्सपेरिमेंटल से कैसे डिफरेंस आया है, यहां पर बात करो। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस खाली देखते जाओ। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्वे-नेटो कॉम्प्लेक्स, है ना। सॉल्वे-नेटो कॉम्प्लेक्स का ओवरऑल कहने का मतलब जो भी स्पेलिंग वो देख लेना भाई। एक बार मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, सॉल्वे-नेटो कॉम्प्लेक्स का कहने का मतलब क्या है, सॉल्वेंट का कॉम्प्लेक्स के साथ इंटरैक्शंस। ठीक है, तो सॉल्वेंट का कॉम्प्लेक्स के साथ इंटरेक्शन कैसे होगा जरा देखो। यहां पर आपने क्या लिया है, यहां पर से आपने मेटल ले लिया है। अब मेटल में यहां पर से टेट्रा कोऑर्डिनेटेड है, ये हमारा ट्रांस, इसको टी हर बार लिख रहे हैं। सेशन के स्टार्ट में पहले ही बता रखा हूं, जो प्रीवियस लेक्चर हो चुकी है, कैसे होता है। ये सारे आपके एल लिगेंड है। यहां पर से अगर आपको ड्रॉ करना है पीजेड ऑर्बिटल तो ठीक है, वरना मैं यहां पे डायरेक्ट इसको ले रहा हूं एस, और एस स्टैंड फॉर सॉल्वेंट। ठीक है, ये रहा। अब ये सॉल्वेंट क्या करेगा, मतलब यहां पर से इसके पास कुछ लोन पेयर होंगे, वो इसके ऊपर अटैक कर देंगे, और जैसे ही अटैक करेंगे तो थोड़ी देर बाद क्या देखने को मिलेगा, यहां पर से M, और ये ऐसे, और यहां पर ये, यहां पर से आपका L लिगेंड हो गया, ये L हो गया, यहां S हो गया, यहां T हो गया, और यहां X हो गया। तो अगले ही स्टेज में क्या होगा, यहां पर से हमारे पास मतलब ये बनके तैयार हो गया है। अब यहां पर से हमको लीव कराना पड़ेगा। तो हमको लीव किसको, ठीक है, तो यहां पर से लीव कराना पड़ेगा। तो लीव कौन होगा हमारा, यहां पर से एक्स लीव हो जाएगा। जैसे ही एक्स लीव हो जाएगा तो यहां पर से आपको क्या देखने को मिलेगा, जो यहां पर ये वाली प्रोसेस हो रही है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, सिमिलर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा एक्सेप्ट दिस। यहां पर से क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। ध्यान से सुनना, ये जो प्रोसेस हो रही थी, पहला स्टेप जो हुआ है ये इंटरमीडिएट है। ये तो सिंपल सी बात है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के बीच में ये हमारा फर्स्ट इंटरमीडिएट है। ठीक है, इंटरमीडिएट मोस्टली आपका यही फॉर्म होगा इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो यहां पर से क्या है, इसकी रेट यहां पर K1 है, और इसके बाद यहां पर से अगले स्टेज में जो हमारा एक्चुअल मकसद है, सॉल्वेंट का अटैक कराना नहीं है, हमारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो हम चलाने जा रहे हैं वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वाई को एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल आप मानते हो, मेन काम तो मुझे इसे अटैक कराना है। और जैसे ही ये देखोगे तो फर्दर यहां पर एक इस टाइप का इंटरमीडिएट बनेगा। डिफरेंस क्या होगा, यहां पर आपका x की जगह यहां पर से मैं मान लेता हूं s इधर लिख लेता हूं, y इधर लिख लेता हूं, और यहां पर से लीविंग ग्रुप की तरह इसको फिर से रिमूव कर देता हूं। जो पिछली बार लीविंग ग्रुप निकला था वो सॉल्वेंट यहां पे बीच में आके इंटरैक्ट किया है, और उसे निकाल देंगे कुछ, है ना। यहां पर से ये हो गया है, और फाइनली यहां पर से अगर आप इसको निकाल चुके हो तो आपका फाइनल प्रोडक्ट ये बनके तैयार हो जाएगा। यहां पर से ये हो गया, बस चेंज कहां पे आएगा, फिर से वही चीज है, यहां पर Y आपका एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। समझ रहे हो, सॉल्वेंट जो जुड़ा था वो चला गया। डिफरेंस एक और चीज देखो, यहां पर से ये जो रेट है सेकंड, ये तो इंटरमीडिएट बना है, ये K2 गया है। अब जरा बता दो इसके अकॉर्डिंग, हमने जो अभी पढ़ा है इसके अकॉर्डिंग क्या मस्त तरीके से पूरी चीज एक्सप्लेन हो जाएगी कि नहीं, तो आंसर है यस, बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन होगी। कैसे होगी देखो जरा, यहां पर से यहां पर से इसके लिए अगर आप रेट लिखने जा रहे हो तो जल्दी से एक बार कमेंट्स में आप अपना बता दो कि कैसे रेट निकल के आएगी। देखो K1 के रिस्पेक्ट में कॉम्प्लेक्स भी है और सॉल्वेंट भी है, तो जितनी चीजें ऐड होती है आपको पता है कहीं कहीं उन सबको हम यहां पर इंक्लूड करते हैं। तो यहां पर मैं लिख लूंगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंड सॉल्वेंट, जैसे न्यूक्लियोफाइल को लिखते हैं उस तरह सॉल्वेंट। बट सेकेंड स्टेप में क्या है, यहां पर K2 रेट कांस्टेंट से गया है। कौन कौन है, कॉम्प्लेक्स एंड वाई न्यूक्लियोफाइल। तो मैं इसको आपके सामने प्रस्तुत कर दिया हूं ऐसे। समझ में आ जाए तो बता देना, यस कर देना और लाइक कर देना।
चलो ये हो गया। अब यहां पर से देखो ये एक्चुअल में हमारी इसका ये जो हमने रिएक्शन लिखी है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्वेनेटिव कॉम्प्लेक्स उससे निकल के आया। अब काइनेटिक्स में आपको क्या सिखाया गया है, छोटी सी बात बता दो कि जो चीज एक्सेस में होती है उसके ऊपर रेट कतई डिपेंड नहीं करती है। काइनेटिक्स का सबसे बेसिक पार्ट लिमिटिंग रिएजेंट याद करो भाई। कितनी बार समझाया गया होगा कि किसी भी रिएक्शन की यील्ड को अगर हमको कैलकुलेट करना है कुछ भी है तो किसको मेजर करते हो आप, लिमिटिंग रिएजेंट को लेके जो सबसे कम क्वांटिटी में है वहां पे पहले खत्म हो रहा होगा उसके थ्रू वहां पर देखते हो कि कितनी यील्ड आएगी, ना कि एक्सेस वाला। याद आ गया होगा कॉन्सेप्ट। सिमिलरली यहां पर से जब सॉल्वेंट है कोई भी चीज आप एक्सेस में लेते हो तो उसको हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप से या उसके ऊपर रेट डिपेंड करिए उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। सारी चीज पता होगी। तो यहां पर से मैं इसको क्या करूंगा, क्योंकि सॉल्वेंट है, अरे सॉल्वेंट है तो भाई सॉल्वेंट हो सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में तो सॉल्वेंट एक्सेस में ही होगा हमेशा। और अगर एक्सेस में है तो क्या मैं इसको यहां से नेग्लेक्ट कर दूंगा? यस सर, बिल्कुल नेग्लेक्ट कर सकते हो। और अगर कर दूंगा तो देखो जो एक्सपेरिमेंटल रेट आई है क्या एग्जैक्टली मैच कर गई। अब इस थियरी के अकॉर्डिंग जल्दी से बताते जाओ फटाफट। गॉट इट और नॉट? ये लो बनके तैयार हो गया। ठीक है, यहां पर से जो अभी हमने एक्सपेरिमेंटल पीछे लिखा था, एक्सपेरिमेंटल क्या है आपके सामने जस्टिफाई हो गया है। तो यहां पर से साफ साफ दिख रहा है K1 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर से बेटर है इसको लिखना स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि इसको हमने हटाया है। फिर K2 के रिस्पेक्ट में कैसी होगी, प्योर सेकेंड ऑर्डर, 1 1 1। गॉट इट और नॉट? चलो ठीक है, यहां पर से सारी चीजें क्लियर हो गई हो तो बताओ। ओके, अब शायद समझ गए होंगे कि कैसे एक्सपेरिमेंटल रेट लिखी है, K1 K2 कैसे लिखा है, आप शायद समझ गए होंगे आप लोग। अगर यस हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर से हमारे पास ये आ गया। अब इसके आगे की बहुत सारे केसेस बनते हैं। अगर आप केसेस पढ़ना चाहोगे ना, केसेस पढ़ना चाहोगे तो वो भी पढ़ सकते हो। उसमें अलग अलग टाइप के, मतलब हम न्यूक्लियोफाइल को एक्सेस में ले लें, या अगर आपके पास मान लीजिए जो सॉल्वेंट है वो नॉन न्यूक्लियोफिलिक हो जाए, इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस बनती हैं। तो देखना ये हमारी, एक बार फिर से देख लो पहले, ये जो है ये वाली इक्वेशन ये हमारी फाइनल इक्वेशन है, मतलब जो हम जिसको बेस मान के चलेंगे वो हमारी ये वाली इक्वेशन है। इसको आपको सबसे इंपॉर्टेंट मार्क मार लेना है। जैसे ही यहां पर से ये आएगा तो देखो इस जगह भी एक बार फिर से वही लिख लेता हूं और सारे केस यहीं पे एक्सप्लेन करता हूं। देखो K1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है, प्लस K2 कॉम्प्लेक्स एंड वाई। ओके, ये रहा, ये हमारी मेन इक्वेशन है। इसी पे ही सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं अपने को। एक्सपेरिमेंट करना मतलब यहां पर सब अप्लाई करना है। चलो ये रही, यहां पर से ट्राई करता हूं चारों केस यहीं पे पढ़ ले। देखना यहां पर से, सॉरी, केस 1, ठीक है। अगर यहां पर से मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या कुछ ऐसे लिख सकता हूं, रेट इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2, K1 प्लस K2, और यहां पर से हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एंड Y बाहर। ठीक है, कुछ ऐसे लिख सकता हूं। और अगर इसको ऐसे लिख सकता हूं तो अगले ही स्टेज में इसको हम क्या मानेंगे, ये जितनी भी मॉइटी है इसको हम K ऑब्जर्व्ड मान लेंगे। ठीक है, इसको K ऑब्जर्व्ड मान लेंगे, जिसको OBS लिख लेंगे, और साथ में यहां पर आपका Y हो जाएगा बस। ठीक है, ये आपका नया वो आ गया। अगर हमारे पास ये आ गया है,
अब देखो यहां पर से इतना अगर आपने लिख लिया है तो जो आपका के ओबीएस है, एक बार देखिएगा ये क्यों लिख रहा हूं, के ओबीएस क्या है, K1 प्लस K2 और यहां पर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इसको आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से एक बार कंपेयर करके देख लीजिए, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो ग्राफ आपका बन के निकल आएगा, यहां पर से देखना। और जब हम कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म कर लेंगे, मतलब एसोसिएटिव की और डिसोसिएटिव की और इंटरचेंज वगैरह की, तो याद रखना जब जब न्यूक्लियोफाइल, जब जब आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कहीं पर भी आएगा और उसको एक्सेस में ले लोगे, तो चाहे रिएक्शन आपकी एसोसिएटिव मैकेनिज्म से जाए, चाहे आपकी रिएक्शन डिसोसिएटिव मैकेनिज्म चाहे आपकी रिएक्शन इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट क्या नाम है, इंटरचेंज मैकेनिज्म, सॉरी इंटरचेंज मैकेनिज्म से जाएगी, तो सब में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, वो अभी भी यहां पे देखेंगे। तो यहां पर से वाई एक्सिस पे अगर आप इसको y कंसीडर कर रहे हो, इसको x कंसीडर कर रहे हो, तो यहां पर से आपका x क्या आ जाएगा, या यहां पर से आप इसको के ओबीएस, यहां पर से कॉम्प्लेक्स या न्यूक्लियोफाइल, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, यहां पर से अगर बात करोगे तो इसके रिस्पेक्ट में यहां पर से के ओबीएस, वैसे हमें न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में वेरी कराना है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल y के रिस्पेक्ट में यहां पे वेरी कराते हैं। अरे यार, यहां पर से ये इक्वेशन ही गड़बड़ हुई ना, यहां पर से ये गड़बड़ हुआ, देखो यहां पर से ये गड़बड़ हुआ है, K1 प्लस K2 y, और किसी ने बताया भी नहीं। ठीक है ना, यहां पर से ये गड़बड़ हो गया भाई, बाहर कौन जाएगा, कॉम्प्लेक्स है ना, कॉमन कॉम्प्लेक्स था, कॉमन कॉम्प्लेक्स, वही सोचो कि नीचे वो एक्स एक्सिस में जो वेरी करने के लिए होता वो हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा, जो भी वाई है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, तो यहां पर से ये आ जाएगा। तो यहां पर से अगले स्टेज में आपका कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, सही कर लेना। उसके बाद जैसे ही देखोगे यहां पर ये क्या वेरी करेगा, यहां पे ये आएगा वाई। अब आ गया, जैसे ही यहां पर से y आएगा, तो जब इसको प्लॉट करते हो तो ये आपका c क्या आएगा, इंटरसेप्ट आएगा। यहां पर से आपकी लाइन कुछ ऐसे देखने को मिलेगी। ठीक है, यहां पर से ये जो वैल्यू निकल के आएगी K1 होगा इंटरसेप्ट। ठीक है, और यहां पर से जो स्लोप होगा, स्लोप क्या आ जाएगा, ये आपका K2, K2 जो है वो स्लोप हो जाएगा। बस यहां पर से इस इक्वेशन, हाँ बिल्कुल करेक्ट कर दिया है गाइस, थोड़ा सा वो हल्का गड़बड़ हो गया था, उसको मैंने करेक्ट कर दिया है। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर है। चलिए यहां पर अगर क्लियर है तो सेकंड केस यहां पर क्या लेंगे, y को एक्सेस में ले लेंगे। देखो यहां पर से एक ग्राफ हम ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। सेकंड क्या है, इसी में ही हमारे पास जो मॉडिफाइड इक्वेशन हमने बना रखी है, एक मिनट, ठीक है, मॉडिफाइड इक्वेशन जो बना रखी है, इसमें y को क्या ले लो, एक्सेस में लेना, y इज इक्वल्स टू एक्सेस। जैसे सॉल्वेंट को लिया था, तो जब सॉल्वेंट को लिया था तो कहानी क्या हुई थी, सॉल्वेंट इंडिपेंडेंट हो गया था रिएक्शन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करने में। सिमिलरली यहां पर से अगर आप देखोगे तो K ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2, और यहां पर आपका है ये y। ठीक है, और जैसे ही यहां पर इसको एक्सेस ले लिया है तो ये कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एक्सेस जो है ये जैसे ही हमने इसको क्या किया है, कंसीडर एक्सेस कंसीडर किया है, तो इसकी वजह से जो हमारा K ऑब्जर्व्ड है ये कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, देख रहे हो यहां पर से जैसे ही ये कांस्टेंट होगा तो हमारी ये वाली भी इक्वेशन एक है। ठीक है, तो यहां पर रेट इज इक्वल्स टू, ये आपका इसमें रखोगे तो कहीं ना कहीं ये वाली मोइटी कांस्टेंट हो गई है, तो यहां पर से रेट भी पूरी इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, यहां से कांस्टेंट हो जाएगी। कब होगा ये, कब देखने को मिलेगा, यहां पर जब हमारा वाई न्यूक्लियोफाइल जो है एक्सेस में मैंने ले लिया है। ठीक है, वाई न्यूक्लियोफाइल को जब एक्सेस में लोगे तो यहां पर ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है,
यहां पर से ये हो गया और कॉम्प्लेक्स के ऊपर डिपेंड कर जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, कॉम्प्लेक्स भी तो है यहां पे, इनटू कॉम्प्लेक्स, तो जो कांस्टेंट होता है उसकी वजह से तो रेट वेरी ही नहीं करेगी, तो रेट ओवरऑल क्या हो जाएगी, किस पे डिपेंड करेगी, कॉम्प्लेक्स पे। ये रहा। जब आप अब इसके लिए ग्राफ बनाने जाओगे तो ये जो ग्राफ इधर बनाया था ना, ये इसके एडवांस मतलब इसके जस्ट आगे का वो है जहां पर हमने न्यूक्लियोफाइल, देखो यहां तक था न्यूक्लियोफाइल जब था, अगर इसको देखोगे ये रहा, एक मिनट ये लो, देखो यहां से यहां तक जब तक था तो ये एक्सेस नहीं था, मतलब जो भी क्वांटिटी रही हो नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही आपने इसके आगे हमने और इंक्रीज किया तो ये वाला पार्ट जो है आपका के ऑब्जर्व्ड जो है, ये देखो ये बढ़ रहा था, जो के ऑब्जर्व्ड बढ़ रहा था, फिर अब ये कांस्टेंट हो जाएगा, इस पार्ट पे के ऑब्जर्व्ड क्या हो जाएगा, ये देखो कांस्टेंट हो गया। अब चाहे आप न्यूक्लियोफाइल जितना बढ़ाओ के ऑब्जर्व्ड बढ़ेगा ही नहीं, तो यहां पर से क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। समझ गए, ये सेकंड केस आप इसको लेके चल सकते हो जहां पर से हम लोग इसको कांस्टेंट कर देंगे, और कांस्टेंट हो गया है तो एक चीज याद रखना, ये यहां पर से इसके रिस्पेक्ट में कैसी यहां पर रेट आ गई है, रेट ये जो है यहां पर इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर आएगी, फर्स्ट ऑर्डर, तो यहां पर से रेट फर्स्ट ऑर्डर आ गई है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर से अगर आपसे पूछेगा कौन सा आ रहा है, तो ये आपका कहीं ना कहीं इस जगह पे फर्स्ट ऑर्डर, जहां कांस्टेंट है ये कैसी रहेगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रही होगी। इस जगह पूछेगा तो वही चीज है, K1 के रिस्पेक्ट में वो 1 और K2 के रिस्पेक्ट में आपका सेकंड के आसपास देखने को मिलेगी। थर्ड है कि सॉल्वेंट जो है आपका कैसा हो जाए, नॉन न्यूक्लियोफिलिक हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, सुनना, अगर थर्ड पॉइंट पे मतलब ऐसे समझ नहीं आएगा, एक बार देख लेना जल्दी से। यहां पर से मैं इसको हटा रहा हूं, मेन इक्वेशन को लिखा रहने देता हूं, ये रहा, इसको हटा देता हूं एक मिनट, और इसको हटा देता हूं, सॉरी ग्राफ बना रहने देता हूं क्योंकि इसका काम आएगा, ये रहा, ठीक है। यहां पे कह रहे हैं कि इस बार हमको क्या करना है कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है उसको क्या बना देना है, पहली बात तो ये केस थर्ड हो जाएगा, ये भी थर्ड है, यहां पर से सॉल्वेंट इज नॉन न्यूक्लियोफिलिक। अब भाई बताओ न्यूक्लियोफिलिक नहीं होगा, जैसे हमने, अगर आपने नोटिस किया हो अभी के लेक्चर में, जस्ट हमने यहां पर सॉल्वेंट जो दिखाया था, सॉल्वेंट के ऊपर क्या प्रेजेंट है, लोन लोन पेयर प्रेजेंट है। जैसे आपका MEOH हो जाता है, इन जनरल वाटर हो जाता है, इन सब में लोन पेयर प्रेजेंट होता है, वो इसके सॉल्वेंट में इतनी एक्सेस में होता है कि भाई वो पहले ही अटैच, इस थियरी का कहना ही यही था कि वो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि मान लो कॉम्प्लेक्स जो भी आप सबस्ट्रेट लेते हो यार वो तो कम लेते हो, सॉल्वेंट लोगे वो ज्यादा लोगे, तो यहां पर इनका इंटरेक्शन होना बहुत पॉसिबिलिटी इनकी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर ये लोन पेयर ही ना हो, नॉन न्यूक्लियोफाइल हो जाए, तो क्या इसका इसके साथ इंटरैक्शन होगा, आंसर है नहीं होगा। और अगर इंटरैक्शन ही नहीं होगा, बात समझो, जो हमने पानी लिया है, मतलब जो भी सॉल्वेंट लिया है, जो भी लिक्विड लिया है, वो इंटरैक्ट ही ना करे अगर हमारे कॉम्प्लेक्स के साथ, तो ये वाली स्टेज बनेगी ही नहीं, और अगर बनेगी नहीं तो इस स्टेज को छोड़ के ये डायरेक्ट किससे अटैक करवाएगा, न्यूक्लियोफाइल से। या अगर 100 पार्टिकल्स में अगर एक भी अटैक होगा वो किसका होगा, एक्सटर्नल लिगेंड्स का, या जो भी आपने न्यूक्लियोफाइल डाला होगा। क्यों, क्योंकि ये तो अटैच ही नहीं हो रहा, लिख लेना क्योंकि अभी याद रहेगा, बाद में नहीं याद रहता है कि यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहां पर से इन सबको हटा देता हूं मैं, लिख लेना, सॉल्वेंट इज नॉन न्यूक्लियोफिलिक, सो इट कैन नॉट फॉर्म, it cannot attack over metal and cannot form solvato complex. So external ligand डायरेक्टली अटैक, ठीक है।
बहुत गजब की चीज आ गई। देखो जैसे ही एक्सटर्नल लिगेंड डायरेक्ट अटैक करेगा तो क्या देखने को मिलेगा कि हमारा जो थ्योरेटिकल ऑर्डर था एग्जैक्टली सिमिलर हमको यहां पर एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर भी देखने को मिलेगा। क्यों कि TXLL ये रहा, यहां पर से जैसे ही आपने अपने वाई न्यूक्लियोफाइल को ही ऐड कराया, इसने यहां पर से अटैक किया, ये K1 हो गया, यही आपका RDS है। अगले स्टेज में आपका इंटरमीडिएट बनते भी हुए दिखेगा, एक मिनट रुकना, यहां पर से आपको मेटल, ठीक है ये रहा, यहां पर से आपका कुछ भी एल लिगेंड हो गया, ये एल हो गया, यहां पर से एक्स हो गया, यहां पर से टी हो गया, यहां पर से वाई हो गया, यहां पर से एक लिविंग ग्रुप रिमूव कर दोगे और ये आपका इंटरमीडिएट है, ये पता है। तो यहां पर से अगले स्टेज में यहां पर इसकी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी एक्सेप्ट दिस, यहां एल और यहां पर आपका वाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर से क्या हुआ है इस बार देखो साफ साफ आपके सामने, यहां पर से अगर मुझे रेट लिखनी हो तो रेट इज इक्वल्स टू K1 और कॉम्प्लेक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है और एज वेल एज आपके वाई न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो यहां पर से क्या हुआ है, जो एक्सपेक्टेड था, जो हमारा एक्सपेक्टेड था, तो यही एक्सपेरिमेंटल है। सो यहां पर से लिख लेंगे कि एक्सपेक्टेड या कह लो, इसी को कह सकते हो थ्योरेटिकल, जो हमने सोचा था थ्योरेटिकल ऑर्डर इज सेम एज दैट ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर। समझ गया क्या भाई? जल्दी से बता दो, यहां से हमें दिख रहा है ये सेकेंड ऑर्डर की मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, सेकेंड ऑर्डर। लास्ट केस इसी का ही है, इसी का एडवांस पार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर से इसका एडवांस पार्ट क्या होगा कि सॉल्वेंट भी हमारा नॉन न्यूक्लियोफिलिक हो और वाई को एक्सेस में ले लो। यहां पर से तो सेकंड में आ गया है, लेकिन यहां पर से हमारे पास फोर्थ एग्जांपल क्या होगा, ये रहा फोर्थ। यहां पर आपका ऐसा कोई एग्जांपल जहां पर, और नॉन न्यूक्लियोफिलिक जैसे आपके CCl4 हो गए या बेंजीन वगैरह हो गया, इस टाइप का कुछ है ना। यहां पर से 4 वाले में क्या है, आपका सॉल्वेंट कैसा हो जाए, नॉन न्यूक्लियोफिलिक, नॉन न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक पहला, और दूसरी चीज क्या है, वाई को एक्सेस में भी ले लो। अब तो बहुत गजब की चीज हो जाएगी भाई। पहली बात तो यहां पर से हमने देख लिया है, नो सॉल्वेनेटो कॉम्प्लेक्स फॉर्म, सॉल्वेनेटो कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज, ये इक्वेशन जैसे ही लिखी हुई है तो इसमें से हमने क्या किया है, इसको एक्सेस मान रखा है, एक्सपेरिमेंटली हटाओ, यहां पर से इसको क्या किया है, हाँ 1 लिखा रहने दो, और यहां पर से इसको मैंने क्या किया है, एक्सेस। और जैसे ही एक्सेस किया, देखो अभी भी बता रहा था, फिर से वही चीज रिपीट हो गई कि जब जब हम रेट को, मतलब न्यूक्लियोफाइल को या एक्सटर्नल लिगेंड को क्या लेंगे, एक्सेस लेंगे, तो हमारी जो रेट है वो कैसी हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर ही हो जाएगी। तो यहां पर से आपको ये देखने को मिलेगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? हाँ सारी चीजें सही हैं, यहां पर कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, बस ये आपका ओवरऑल हो जाएगा। तो यहां पर से फिर से कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। ये 4 अगर आपको पॉइंट्स यार समझ में आ गए हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दो, लाइक करके बता दो, यस थम्स अप कर दो, तो लग जाए कि हाँ आपको समझ में आ गया एक बार भाई। इससे ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बताया जा सकता है। फटाफट बताओ, यहां पे कोई डाउट है क्या? चलो इसका कंक्लूजन एसोसिएटिव मैकेनिज्म की रेट का, यहां से खेल खत्म करते हैं। एसोसिएटिव मैकेनिज्म का कंक्लूजन लिखते जाओ, कंक्लूजन।
और कैसे पता चलेगा आपको, तो एग्जाम में डेटा दिया होता, जैसे यहां पर से मान लो दिया होगा कुछ ऐसे, यहां सॉल्वेंट लिखा होगा, यहां पर कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल होगा एक्सटर्नल अटैकिंग वो, और यहां पे कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन, ठीक, और फिर यहां रेट वगैरह होगा। हमको ये नहीं भी गिवन है तो ध्यान से देखना, सॉल्वेंट लिखा है 0.1 है ना मोलर, और ये भी लिखा है 0.1 मोलर, और कॉम्प्लेक्स लिखा है मान लो 1 मोलर, या जो भी लिखा है ये भी 0.1 मोलर, तो लगभग लगभग बराबर है। लेकिन एक मिनट के लिए मान लो, ये तो वैसे ज्यादा ही होगा, मान लो सॉल्वेंट को आपने यहां पर क्या लिख लिया है 1 मोलर, तो देखो इसकी वजह से क्या हुआ है कि ये तो सॉल्वेंट है, पहले ही पता चल रहा है, ऊपर लिखा भी होगा सॉल्वेंट या एस से रिप्रेजेंट करेगा। दूसरे में ध्यान से देखना कि ये हमारा 1 मोलर हो जाए और ये भी हमारा क्या हो जाए, ये हमारा मान लीजिए 10 मोलर हो जाए, कैसे भी करके इसको एक्सेस में लिया है तो इसको 10 मोलर बना लो और इसको 0.5 मोलर ही रखो। तो यहां पर से इन सारी चीजों के रिस्पेक्ट में हमारा इसको हमने एक्सेस मान लिया है। एक बताने का तरीका है कि यहां पर से इसके रिस्पेक्ट में आपको वैल्यूज दिख जाएंगे, अगर जैसे 0.1 कोई है, दूसरा 0.1 में हुआ, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ओके। लेकिन एक 0.1 या 2 में दिया है, दूसरा 1 है, या एक 0.1 या 2 है, दूसरा 3 है, 4 है, 10 टू द पावर में है, तो फिर वो आपका कैसा हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। यहां से आप डिटरमाइन कर सकते हो। तो 4 केसेस आपके सामने बनाए हैं मैंने, और उनको ही यहां पर से एक बार आपके स्क्रीन पर मैं लिख दूंगा। देखना केस 1 कब क्या होगा और उसके करस्पॉन्डिंग रेट क्या होगी और उसके करस्पॉन्डिंग ऑर्डर क्या होगा। ये लो, यहां पर से 2, 3, 4, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या माना था, यहां पर से जब पहला केस लिया था तो वहां पर सिंपली आपको बोला था कि जो एस है न्यूक्लियोफाइल है, वो मतलब एस जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट है। सबसे पहला न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट है, सिर्फ यही। जब सॉल्वेनेटो थियरी पढ़ी तो यही तो बताया था। अब दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि एस जो है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट तो है, न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट तो है, लेकिन Y को हमने क्या कर दिया है, एक्सेस में कर दिया था, ठीक है। थर्ड में क्या है, S को हमने क्या कर दिया था, नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट, है ना, और ये नॉर्मल ही था। और लास्ट वाले में क्या कर दिया था, लास्ट वाले में नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट, ठीक है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट एज वेल एज Y को क्या कर दिया था, एक्सेस कर दिया था, एक्सेस, ठीक है। ये रहा, इन सबको छोटा कर दो क्योंकि K1 K2 के रिस्पेक्ट में भी रेट लिखना पड़ेगा। ये हो गया, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर से इसके लिए अगर आप बात करोगे तो जब ये वाला था तो इसमें आया था K1 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर एंड K2 के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर, या इसको लिख लेना स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, ये देखने को मिले था। उसके बाद अगर आप इस वाले के लिए देख रहे थे तो यहां पे जब न्यूक्लियोफाइल को एक्सेस किया था तो यहां पर से फर्स्ट ऑर्डर इसके रिस्पेक्ट में आया था, K1 के रिस्पेक्ट में यहां पर से फर्स्ट ऑर्डर लिख के आया था। और उसके बाद मतलब जो भी आपकी रेट निकल के आई थी तो वो कैसे आई थी, ये पूरी की ओवरऑल, बल्कि K1 में ही यहां पे ओवरऑल आपकी रेट क्या थी, फर्स्ट ऑर्डर थी, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। जब नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट लिया था, S इज इक्वल्स टू नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट, तब कैसा आया था, रेट इज इक्वल्स टू सेकेंड ऑर्डर आई थी, क्योंकि यही हमारा थ्योरेटिकल भी रहता है। उसके बाद लास्ट वाले में फिर से क्या था, रेट इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा था। दिस इज ऑल अबाउट योर एसोसिएटिव मैकेनिज्म। और इसके वो अगर आपको यहां पर से रेट भी लिखनी है वो भी लिख सकते हो। यहां पर से क्या थी रेट की इक्वेशन, R इज इक्वल्स टू K1। लिखने की जरूरत है क्या, कोई लिखने की जरूरत नहीं, पीछे लिखा है भाई, ठीक है, अपने आप लिख लेना, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे आपको एक आइडिया, टेंटेटिव आइडिया दे दिया, अगर आपको लिखना है तो लिख लेना, ठीक है। इसमें क्या है, पीछे अपनी कॉपी पे पलटो, वहां पर से देख लो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, K1 कॉम्प्लेक्स प्लस K2 कॉम्प्लेक्स Y। दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में देखोगे तो वहां पे सॉल्वेनेटो कॉम्प्लेक्स रहेगा, सब कुछ रहेगा, बस फर्स्ट ऑर्डर के इसमें आ जाएगा। और सारी चीजें हमने पीछे देखी हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं, ओके, सारी चीजें क्लियर है, सारे बढ़िया है फिर, ठीक है।
यहां पर से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक वो है, इंपॉर्टेंट नहीं मतलब हल्का सा हमारे काम की चीज है, मतलब वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे अगर आप बात करते हो, जब हम लोग ने पढ़ा हुआ है पीछे एसोसिएटिव मैकेनिज्म, तो एसोसिएटिव एक बार देख लो, जल्दी से मैं दिखा देता हूं आपको। कंपैरेटिव जिन्होंने पहले की क्लासेस नहीं भी की हैं तो उनको भी समझ में आ जाएगा। एक था एसोसिएटिव, दूसरा था डिसोसिएटिव। इसमें हम लोग लेते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और इसमें लेते हैं स्क्वायर प्लेनर समझने के लिए। उसके बाद इसमें क्या होता है, पहले डिसोसिएशन होता है, इसमें कोई भी एक एक्सटर्नल लिगेंड एसोसिएट होता है, उसके बाद डिसोसिएशन होता है। इसमें पहले डिसोसिएट होता है, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री मोस्ट ऑफ द टाइम बनती है, उसके बाद यहां पर एसोसिएशन होता है। इसमें पहले डिसोसिएशन होता है, इंटरमीडिएट टीबीपी जनरली बनता है, उसके बाद फिर वहां पर आपका डिसोसिएशन होता है। ठीक है, ये कहानी चल रही थी। लेकिन इसके लिए अगर हम बात कर रहे थे नॉन ट्रांजिशन मेटल्स के लिए और ट्रांजिशन मेटल के लिए, इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जेड इफेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल सी बात है, बिकॉज यहां पर डिसोसिएटिव रिएक्शन है और यही आरडीएस स्टेप होता है, तो ओवरऑल ये जितना वीक होगा उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। नॉन ट्रांजिशन मेटल में जेड इफेक्टिव की बात करते हैं, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेटल का ज्यादा होगा तो ज्यादा बेटर अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करे तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो रेट स्लो हो जाएगी। जेड इफेक्टिव दो तरीके से हम बात कर सकते हैं, एक साइज के रिस्पेक्ट में, एक ऑक्सीडेशन स्टेट के रिस्पेक्ट में। इन केस ऑफ नॉन ट्रांजिशन मेटल मतलब मेन ग्रुप के एलिमेंट्स हो या D10 कॉन्फ़िगरेशन के उसमें हो, तो ये सारे क्या करते हैं, ऑक्साइज जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे जेड इफेक्टिव घटता है। ट्रांजिशन मेटल में जस्ट रिवर्स होता है, निकल से पैलेडियम, पैलेडियम से प्लेटिनम आएंगे, मतलब डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है। बट इन केस ऑफ ट्रांजिशन नॉन ट्रांजिशन मेटल या आप कह लो मेन ग्रुप एलिमेंट्स में साइज के साथ जेड इफेक्टिव घटता है। जेड इफेक्टिव घटेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड वीक होगा तो डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन जल्दी होगा तो रेट फास्ट होगी। तो साइज के डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा रेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो डिसोसिएशन कम होगा और रेट स्लो हो जाएगी। दैट मींस ऑक्सीडेशन स्टेट के उल्टा हो जाता है। यहां पर ट्रांजिशन मेटल के केस की बात करते हो तो यहां पर हमने चार चीजें पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो। सबसे पहले हम लोगों ने HSAB प्रिंसिपल कहा था कि अगर हार्ड मेटल हो, हार्ड ये हो, या सॉफ्ट मेटल और सॉफ्ट लिगेंड हो, तो यहां पर से डिसोसिएशन हमारा कम हो जाता है। बिकॉज हार्ड एंड हार्ड इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर एंड सॉफ्ट इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर होंगे तो बॉन्ड टूटेगा नहीं, इसीलिए स्लो हो जाती है। लेकिन अगर मेटल हार्ड है, ये सॉफ्ट है, अगर ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, तो रेट फास्ट हो जाती है। मेटल का साइज छोटा हो, चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, उसे हार्ड कहते हैं। लिगेंड्स का साइज बहुत बड़ा हो और उनके ऊपर चार्ज कम हो या जो भी है, ओवरऑल साइज बहुत ज्यादा हो, तो वो सॉफ्ट होते हैं। मेटल भी अगर बहुत बड़े साइज में होने लगते हैं, आपके इरिडियम वगैरह, तो ये सारे सॉफ्ट में आ जाते हैं। कोबाल्ट वगैरह मतलब 3D के मेटल जो हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बॉर्डर लाइन होते हैं, वो मेटल के तरह मतलब कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन होते हैं। लेकिन अगर +3 में होते हैं तो उनको हम जनरली हार्ड बोल देते हैं। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसका ट्रांस ग्रुप क्या लगा है। ट्रांस ग्रुप यहां पर ऑक्टाहेड्रल है ना, तो लीविंग ग्रुप के ट्रांस क्या है, एक है कि खुद ये बॉन्ड टूट रहा हो खाली मेटल का, लेकिन एक ये है कि अगर ये पाई डोनर होता है ना, तो यहां मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, धक्का मारता है और ये पूरा का पूरा बाहर चला जाता है। मतलब कहीं ना कहीं ट्रांस लिगेंड इन्फ्लुएंस करता है लीविंग ग्रुप को। अगर इन्फ्लुएंस कर रहा है तो रेट क्या हो जाएगी, इनहेंस हो जाएगी। तो ये पढ़ा था। उसके बाद अगर आप बात करते हो एक्सेप्टर वाले में, तो ये जस्ट केस रिवर्स होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, ये इधर से खींचेगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, टूटेगा नहीं तो रेट स्लो हो जाएगी। उसके बाद यहां पर से ये क्या हो गया था, रेट इज इक्वल्स टू पाई डोनर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी और पाई एक्सेप्टर के उल्टा था। और अगला केस था CFSE। CFSE अगर कोई सिस्टम ज्यादा निकालता है तो सिस्टम स्टेबलाइज हो जाता है और फिर उतना ही डिसोसिएशन कम हो जाएगा, इसीलिए जिनमें कम CFSE होती है वो ज्यादा जल्दी डिसोसिएट होंगे। लास्ट केस था JTD की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम बॉन्ड इलोंगेशन होती है और बॉन्ड इलोंगेशन मतलब लंबी छड़ी को तोड़ना आसान होता है इन कंपैरिजन टू छोटी स्टिक्स को, इसीलिए जो लंबे बॉन्ड्स होते हैं उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होती है और आसानी से टूट जाते हैं, इसीलिए ये रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिस इज कंप्लीट अबाउट योर डिसोसिएटिव। बात करते हैं एसोसिएटिव की। तो एसोसिएटिव में जब हम लोग बात करेंगे, ये शायद समझ में आ गया होगा, रिवीजन भी हो गया होगा आपका शायद से।
कंक्लूड हो गया होगा। जब बात करते हो एसोसिएशन की, तो भाई इसमें पूरी की पूरी कुछ ज्यादा लोचा है ही नहीं, पूरा का पूरा कंप्लीट पीजेड ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। जैसे ये है स्क्वायर प्लेन है, इसके ऊपर एक लोब नीचे कंप्लीट है। ऊपर से आओ नीचे से आओ, कितने भी बल्कि लिगेंड्स लगे हो, यहां पर से कितने छोटे लिगेंड लगे हो, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो, +3 हो, +2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप चाहे जितना स्ट्रॉन्ग कर लो, चाहे जितना वीक कर लो, आपके पास यहां पर मतलब वही चीज हो गई ना, आपका इतनी बड़ी मान लो कंट्री है ना, आपने यहां पर फोर्सेस बढ़िया लगा रखी हैं, यहां पर से 2 3 4 यहां 7 लेयर में फोर्सेस लगा रखी हैं, और दूसरी तरफ आपने क्या व्यवस्था बना रखी है कि वहां पर सिविलियंस भी नहीं, मतलब हम लोग जैसे नॉर्मल आदमी वो भी नहीं रख रहे हैं, तो जिसको घिसना होगा इधर से थोड़ी इधर से मार देगा अटैक। SN2 में देखते हो यही होता है। तो सेम वही चीज है, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन यहां बहुत ज्यादा स्पेस प्रेजेंट होती, बहुत इजी अटैक होता है। दैट इज व्हाई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आर हाईली ससेप्टेबल फॉर देयर एसोसिएटिव मैकेनिज्म। तो यहां पर से ये होगा, तो यहां पर से पहला पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं। और ध्यान देना, स्टेरिक की जब अभी पीछे सॉरी लिखा था डिसोसिएटिव में, वो तो जितना पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर था। स्टेरिक फैक्टर में क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में डिसोसिएशन, मतलब 4 लोगों के बीच में धक्का मुक्की कम होगी तो डिसोसिएशन कम होगा। लेकिन 6 लोग अगर वही मेटल है, आप खुद सोचो, निकल के अराउंड में 1 2 3 4 लोग हैं और उसी निकल के अराउंड में यहां पर 6 लोग हों, तो यहां ज्यादा धक्का मुक्की होगी, यहां ज्यादा डिसोसिएशन हो। इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 5 6 में सबसे ज्यादा डिसोसिएशन होगी इन कंपैरिजन टू कोऑर्डिनेशन नंबर 4। दूसरी बात, स्टेरिक बल्क, वहां पे ज्यादा वही चीज है कि ज्यादा रिपल्सन होगा अगर ज्यादा हिंड्रेंस होगी। ठीक है, इसके लिए बात कर लोगे तो यहां पर आपका आ जाएगा, यहां पर से यहां पर से यहां पर से क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर आ जाएगा, और यहां पर से स्टेरिक फैक्टर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की अगर आप बात करते हो तो यहां पे हमने सिर्फ 2 ही पॉइंट पढ़े थे। एक पढ़ा था ईटा पीटी वैल्यू, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांस इफेक्ट, या ट्रांस, जो भी आपने लिखा हो अपनी कॉपी में कि ट्रांस लिगेंड का क्या इफेक्ट रहने वाला है, ट्रांस इफेक्ट। ठीक है, तो ईटा पीटी वैल्यू जो है, इसी को हमने कहा था न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरामीटर है। शायद अगर आपको समझ में आ रहा हो यहां पीटी क्यों लिखा है, अब हम इसी को डिस्कस करेंगे, और अगला इफेक्ट ये ट्रांस इफेक्ट को डिटेल में समझेंगे। थर्ड इफेक्ट, फोर्थ इफेक्ट जो वहां पे पढ़े थे CFSE और JTD का, इनका कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि ये चाहे स्टेबल हो चाहे अनस्टेबल हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। यहां फिर से वही बात आ जाती, कंप्लीट वैकेंट पीजेड ऑर्बिटल है, कितनी भी एनर्जी रिलीज करके ये स्टेबल हो गया हो, लेकिन इसके पास अबव द प्लेन बिलो द प्लेन ऑर्बिटल बिल्कुल वैकेंट है। हाइब्रिडाइजेशन आपका DsP2 होता है या sp2d होता है, तो एक पीजेड ऑर्बिटल हर बार आपकी कैसी रह जाएगी, वैकेंट रह जाएगी, वहां पर बहुत आसानी से अटैक होते चले जाएंगे। बस उसके बाद इसका कोई रोल नहीं। तो स्टेरिक में क्या है, वही बात है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 5 और 6 अगर है, तो आप खुद सोचो 6 लोग प्रेजेंट है निकल के अराउंड में, तो 7वां वहां पे एसोसिएट होने आएगा तो क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर उसी निकल के करीब में सिर्फ 4 लोग प्रेजेंट होंगे तो बहुत आसानी से 5th वाला इंसर्ट हो जाता है। दैट इज व्हाई इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 फेवर करता है, व्हाइल इन केस ऑफ डिसोसिएशन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 फेवर करता है। दिस इज योर ऑल अबाउट एसोसिएशन और डिसोसिएशन। क्या इतनी गजब की चीज पूरी रिवीजन की समझ में आ गई हो तो एक बार बता दो, फिर हम लोग कुछ कंक्लूजन, ये ईटा पीटी का बहुत सारा कैलकुलेशन भी आता है मतलब वो, लेकिन हम वो नहीं करने जा रहे हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बन सकता है, चांसेस हैं, अभी तक तो मतलब लास्ट के 3 4 5 ईयर में देखोगे तो क्वेश्चन ही नहीं आया है ना, तो फिर वही बात है, अगर उसको बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन फिर भी आपकी कॉपी पे होना चाहिए, क्योंकि हर जगह पढ़ाया जाता है, तो हम लोग भी उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं जरूर देख लेंगे जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो तो एक बार ऑल क्लियर थम्स अप कर दो या कमेंट करके बता दो फटाफट। ठीक है, चलिए ईटा पीटी वैल्यू, अब देखिए ईटा और यहां पे पीटी क्यों लिखते हैं, ईटा पीटी इसी को ही कहते हो न्यूक्लियो फिलिसिटी पैरामीटर, न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरामीटर। अब गाइस देखो ये कैसे आएगा,
ये किसके लिए होता है? न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ बताने के लिए। जैसे अगर आपको याद हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की सीरीज देखते हो, उसमें क्या होता है कि उनका या तो ऑक्सीडेशन के उसके रिस्पेक्ट में लिखा होगा या रिडक्टेंस पोटेंशियल में लिखा होगा, लेकिन किसी न किसी के बिहाफ पर उनकी स्ट्रेंथ बता रहा होता है ना वहां। सिमिलरली यहां पे ईटा पीटी वैल्यूज जो हैं वो किसी भी न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी बताती हैं। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? ऑब्वियस सी बात है, जो जितना बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा वो उतनी गजब तरीके से अटैक करने जाएगा कॉम्प्लेक्स पे। जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी वैल्यू ज्यादा, ईटा पीटी वैल्यू ज्यादा होगी, वो पहले अटैक कर जाएगा या उसकी रेट फास्ट होगी। बस इतनी छोटी सी बात थी। यस सर, ओके ओके, क्लियर है, ठीक है, यहां पर से सारी चीजें क्लियर हैं। तो ईटा पीटी वैल्यू के लिए जो आप स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स, जैसे फिर से वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की उसकी वैल्यू ऐसा नहीं। अगर आपको एक चीज और बता देता हूं, जैसे हम टीएमएस की बात करते हैं, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में टीएमएस की प्रोटॉन्स को आप जीरो कंसीडर करके चलते हो, लेकिन आप ये अपने दिमाग से निकाल दो कि वो जीरो हैं। उनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज हैं, लेकिन जो भी वैल्यू है उसको हमने जीरो कंसीडर कर लिया। अगर 50 है या 15 है तो 15 को हमने जीरो कंसीडर कर लिया। इसके रिस्पेक्ट में अगर CH3 की मान लो अब CH3 की कितनी आ रही है? 45 आ रही है, तो उसको हम 45 लिखेंगे। मतलब कहीं ना कहीं इसके रिलेशन में लिखते हैं। तो जो इसकी वैल्यू होगी उसको जीरो, जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी, जो भी होगी, लेकिन उसको हमने क्या मान लिया है? जीरो। अब इसके रिस्पेक्ट में आपने देखा होगा यार, सेल बनाया होगा, लेफ्ट में SHE रख लेते हो, इसके रिस्पेक्ट में इसको जो भी वैल्यू आती है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू हो जाती है, इसको हम जीरो कंसीडर करते हैं। वैसे ही यहां पर ईटा पीटी, इसके लिए हम एक स्टैंडर्ड रेफरेंस कॉम्प्लेक्स लेते हैं, स्टैंडर्ड रेफरेंस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर डिटरमाइनिंग ईटा पीटी वैल्यू ऑफ न्यूक्लियोफाइल। लिख लेना कि ये ईटा पीटी वैल्यू बताता क्या है? न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ बताता है। भाई मैंने आपको बोल दिया है, लिख लोगे तो बेटर रहोगे, फायदे में रहोगे, है ना। कहो तो मैं ही लिख दूं, रुको। ये क्या बताता है? न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। या इसी को ही दूसरे शब्दों में अपने उसमें लिख लो, न्यूक्लियोफिलिसिटी किसी भी न्यूक्लियोफाइल की बताता है, ठीक है। तो ये इतनी चीजें हो गई स्टैंडर्ड इसके लिए। इसका जो कॉम्प्लेक्स होता है भाई साहब, वो क्या होता है? देखो यहां पे ईटा में पीटी क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां पे आपका प्लैटिनम है, ये रेफरेंस, यही इसीलिए यहां पर इसका ईटा की वैल्यू के ऊपर पीटी जो लिखा है ना, वो इसीलिए क्योंकि इसमें रेफरेंस में क्या लेते हो, ये यहां पे होता है पीवाई मतलब पिरिडीन, यहां पर होता है पिरिडीन, यहां होता है Cl, यहां पे होता है Cl, और इसके ऊपर आप रिएक्शन कराते हो मीथेनॉल की। जो सॉल्वेंट यहां पे यूज करते हो, सॉल्वेंट यूज करते हो, वो होता है मीथेनॉल। लिख लेना, यहां पर से MEOH होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये जो जिस टेम्परेचर पे लेते हैं वो क्या होता है? 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यहां पर से जो ईटा पीटी की वैल्यू आती है उसको हम जीरो बोलते हैं। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स है जहां पर से आपको ये ईटा पीटी की वैल्यू निकालनी है। क्या यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, चलिए यहां तक की अगर चीजें क्लियर होंगी तो यहां पर से आपको फॉर्मूला जो ईटा पीटी कैलकुलेशन के लिए आएगा वो क्या है? log 10, ठीक है। यहां पर से K2Y, मतलब बता रहा हूं, देखना बता दूंगा। देखो बहुत ज्यादा डिटेल में हमारा, फिर से बता रहा हूं, ये अभी बहुत टाइम से आया नहीं तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं कहीं ना कहीं उस पैटर्न पे चलना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ईटा पीटी वैल्यू लॉग है, मतलब ओवरऑल यहां पर से रिएक्शन कराई, तो ये जो आपने सॉल्वेंट के लिए कराई है तो ये K2 है, मान ले उसकी रेट K2 है, रेट कांस्टेंट K2, और क्योंकि सॉल्वेंट है तो ये S है। S का मतलब यहां पर से क्या है? ये आपका S रिप्रेजेंट हेयर सॉल्वेंट,
ठीक है, जो भी सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हो। और यहां पर से Y क्या है, जो हर बार से करते आ रहे हो, जिस न्यूक्लियोफाइल की आपको निकालना है। ये तो स्टैंडर्ड है, लेकिन इससे हमको निकालना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल लिगेंड या एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल। लिख लेना भाई साहब। समझ गए क्या यहां तक की चीजें? ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल की सारी कहानी हो गई। हाँ बिल्कुल, सॉल्वेंट फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स हमारा यही है, स्टैंडर्ड रेफरेंस। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपका रेफरेंस कंपाउंड कौन सा है, तो आप क्या बताते हो? तुरंत आपके मुंह से एक ही लाइन निकलती है, TMS। कोई डाउट नहीं होगा उसमें। तो जैसे उसमें कोई डाउट नहीं है, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं रखना है अपने को। यही हमारा क्या है, रेफरेंस कंपाउंड। अगला यहां पर से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या ही अभी आया है, वो है एस वैल्यू। ठीक है, इसे कहते हो एस वैल्यू। इसको भी बता देता हूं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर से देखो, log 10 वही K2 Y अपॉन, देखो खाली ये बड़ा सा दिख रहा है फॉर्मूले, बायोलॉजी वाले बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है। ईटा PT ऑफ Y माइनस ईटा PT ऑफ S। अब ये है क्या, 1 मिनट के लिए इसको याद कर लेना बस। ठीक है, इसे कहते हो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर। ठीक है, ये क्या है, जो ईटा PT है इसको बोलते हो इसको बोलते हो न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरामीटर। ठीक है, सिमिलरली यहां पर से इसको क्या बोलते हो, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर। मतलब अगर आपके पास एक निकल है और एक दूसरा Fe है, और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आपने दोनों के लिए आयोडाइड रख लिया, तो आयोडाइड उसके ऊपर किस हिसाब से इफेक्ट दिखाएगा, मतलब उसके लिए कैसा बिहेवियर उसका होगा, और निकल के लिए, आयरन के लिए क्या होगा और निकल के लिए क्या होगा। तो कहीं ना कहीं आयोडाइड ये है, आयोडाइड ये है, यहां पर Fe है, यहां पे निकल है। तो अब एक बात बताओ, आयोडाइड तो दोनों के लिए एक ही चीज है, मतलब उसकी वजह से तो कोई डिफरेंशिएशन क्रिएट नहीं होगा ना। डिफरेंस किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, मेटल की वजह से। तो मेटल की वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन आता है उसको एस वैल्यू बोलते हो, और उसे कहते हो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर। अब फिर से एक एग्जांपल ले लो, Fe इधर हो और Fe इधर हो, और इस साइड आपने आयोडाइड लिया है और इधर ब्रोमाइड लिया है। तो इस बार दोनों केसेस में निकल ले लिए हैं, लेकिन आपके हेलोजन या कह लो न्यूक्लियोफाइल चेंज हो गए हैं। तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी या रेट में डिफरेंस क्रिएट करेगा, वो कौन क्रिएट करेगा, वो आपके न्यूक्लियोफाइल करेंगे। और वो न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियोफाइल हैं, उन्हीं को ही हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरामीटर। मतलब मान लो आयोडाइड डाला था आयरन पे और ब्रोमाइड डाला है आयरन पे, और आयोडाइड की रेट फास्ट, ब्रोमाइड की कम, तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरामीटर ऑफ आयोडाइड इज फास्टर देन ब्रोमाइड। सिमिलरली अगर मान लो हमारे पास एक निकल है और दूसरा आयरन है, इधर से भी आयोडाइड डाला और इधर से भी आयोडाइड डाला, लेकिन अगर निकल की रेट फास्ट हो गई और आयरन वाले की कम हो जाएगी, तो हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर ऑफ निकल इज मोर एज कंपेयर टू आयरन। क्यों? क्योंकि निकल का आयोडाइड के साथ एस वैल्यू ज्यादा आ रही है, और कहीं ना कहीं निकल आयरन की आयोडाइड के साथ कम आ रही। छोटी सी एग्जांपल, मतलब छोटा सा एग्जांपल है यार, इसमें तो आपको सब समझ में आ गया होगा। दूसरी बात यहां पर से इसके लिए लिख लेना, डिपेंड्स अपॉन न्यूक्लियोफाइल, डिपेंड्स अपॉन न्यूक्लियोफाइल। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन मेटल। यहां पर इसको क्या लिखोगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव है ना, दो लिगेंड के बीच में भेदभाव मेटल करेगा। तो ये सारा है। ओके, चलिए, अरे यहां पर से जब आप इसको लिखोगे, इसके लिए बोला गया है, ठीक है, इसके लिए बोला गया है बस, और कुछ नहीं है यार।
चलिए, यहां तक की जितनी भी बातें थी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, याद होना चाहिए आपको, ये हमने कंप्लीट कर लिया, छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, जहां से मतलब कहीं ना कहीं मेरे रिस्पेक्ट में अभी तक आप खुद भी देखोगे, पीवाईक्यू वगैरह लगाओगे तो रिसेंट में भाई कहीं क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, तो एज सच कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, अभी मैंने बताया था एसोसिएटिव रिएक्शंस में, एसोसिएटिव रिएक्शंस में एक होता है इलेक्ट्रॉनिक, किसी में भी हो, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, दूसरा स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर जितना कम होगा उतना बेटर होगा, जितना नीचे जाओगे तो हिंड्रेंस होगा, तो रिएक्शन नहीं देगा। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में हमने कहा था कि अगर आप बात करोगे, हमने चार चीजें होती हैं, तो चार में यहां पर से क्या था, एक था HSAB प्रिंसिपल था यहां पर, और नहीं यहां पे HSAB प्रिंसिपल नहीं था, यहां पर हमारा ईटा PT वैल्यू था, और दूसरा वाला कौन सा था, दूसरा वाला पाई डोनर पाई एक्सेप्टर का केस था। हाँ, इसमें पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर का केस था, और यहां पर से इसी को, यहां पर से एक और इफेक्ट ट्रांस इफेक्ट था, और यहां CFSE और JTD का खेल है। देखो, ईटा PT वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ होगी उतना गजब इसके ऊपर पीजेड में अटैक मारेगा। पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर की बात करोगे तो यहां पर से हमारे पास क्या होता है एक्चुअल में, यहां पर से जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, मेटल है, यहां पर से आपने न्यूक्लियोफाइल डाला या एक्सटर्नल लिगेंड डाला, यहां पेंटा कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज है। आप सबको पता है मेटल कैसा होता है, मेटल का बिहेवियर पैदा ही हुए हैं वो किस लिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहने के लिए, या कह लो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, या इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहने के लिए। वो कभी इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर नहीं रखते हैं। कोऑर्डिनेशन का लेक्चर नंबर 1 ही आपको बताया था, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, जहां पर कोई भी मेटल कैसा टेंड करता है, टेंड्स टुवर्ड्स जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ना ही प्लस ना ही माइनस। लेकिन अब मजबूरी है, उसने कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स के जो सारे लिगेंड्स हैं उन्होंने डिसाइड ही कर लिया कि कोई ना कोई चार्ज जरूर देके मानेंगे, तो मेटल क्या करता है, प्रिफर करता है कि पॉजिटिव चार्ज में आ जाए वो, बिकॉज उसकी एग्जिस्टेंस ही इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह से आप सबको पता है, मेटल जाने ही जाते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर्स की तरह। तो यहां पर इस न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी इसमें डाली, तो मेटल कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, और अगर इलेक्ट्रॉन रिच हो गया तो अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया तो यहां से सारी खेल खत्म, मतलब कहानी चेंज हो जाएगी। जैसे ही अनस्टेबल हुआ तो अब इसको किस तरह के लोग पसंद आएंगे, जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर ले, जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो उसको विड्रॉ कर ले। और ऐसे लिगेंड्स को आप क्या कहते हो कोऑर्डिनेशन में, पाई एक्सेप्टर लिगेंड। पाई एक्सेप्टर लिगेंड ही रेट को इनहांस करते हैं। अगर इमेजिन करो यहां पाई डोनर लग जाए तो एक तो यहां लिगेंड जो एक्सटर्नल वाला आ रहा है, यही मतलब इसको कहीं ना कहीं परेशान करके रखा है, और अगर पाई डोनर होगा तो वो भी मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, रिएक्शन आपकी बहुत ही स्लो या प्रोसीड नहीं करेगी। इसलिए यहां पर किस तरह के लिगेंड्स प्रेफर करते हैं, पाई एक्सेप्टर टाइप के। समझ में आ गया, तो ये फेवर करती है। लेकिन वाइल इन केस ऑफ डिसोसिएटिव, पाई डोनर वो धक्का मार देते थे, यहां पर से ये हमारे पास रहता था ट्रांस में, ये पाई डोनर है तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे ट्रांसफर करता था, मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होता था तो इसे धक्का बाहर मार देता था। इस तरह का यहां पर खेल होता था, और पाई एक्सेप्टर के केस में जस्ट उल्टा होता था। अब यहां पर से हमको क्या पढ़ना है, ट्रांस इफेक्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। आपको हर अल्टरनेट ईयर्स में कहीं ना कहीं, चाहे कोऑर्डिनेशन के रिस्पेक्ट में देख लो या OMC के रिस्पेक्ट में, मतलब कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में घूमता फिरता हर जगह आपको ट्रांस इफेक्ट दिख जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर से हेडिंग डाल लीजिएगा, ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस इफेक्ट, आज आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ट्रांस इफेक्ट जो है वो कोई अकेला नाम नहीं है, ये कंबाइंड इफेक्ट है। ये क्या है, कंबाइंड इफेक्ट है। क्या ट्रांस इफेक्ट आप जानते हैं? अगर जानते हो तो फटाफट एक बार कमेंट करके बता दीजिए व्हाट इज ट्रांस इफेक्ट, और इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे। चलिए, ट्रांस इफेक्ट क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, एक्चुअली एसोसिएटिव का इलेक्ट्रॉनिक वाला फैक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है, एसोसिएटिव मैकेनिज्म का इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर हो गया। अब इसमें बारी आती है दो तरह का, एक कंबाइंड इफेक्ट है, इसको भी लिख सकते हो यहां पर छोटा सा, ट्रांस इफेक्ट इज कंबाइंड इफेक्ट।
अगर आपने पूछा है कंबाइंड इफेक्ट है तो सर ये है किस चीज का कंबाइंड इफेक्ट? ये तो दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है ग्राउंड स्टेट इफेक्ट, ग्राउंड स्टेट इफेक्ट जो कि माइनर होता है, अभी पता चलेगा माइनर क्यों होता है। दूसरा होता है ट्रांजिशन स्टेट इफेक्ट, ट्रांजिशन स्टेट इफेक्ट, ध्यान से सुनना, स्टेट इफेक्ट बिल्कुल सिमिलर नाम इधर भी पड़ता है, इनके दूसरे भी नाम हैं जो कि इस वाले नाम से मिलते जुलते हैं, लेकिन आपको किस तरह याद करना है वो मैं बताऊंगा। देखो इसका दूसरा नाम और क्या होता है, ट्रांस इन्फ्लुएंस इफेक्ट, इन्फ्लुएंस इफेक्ट, ठीक है। तीसरा नाम इसका और एक होता है ट्रांजिशन इन्फ्लुएंस इफेक्ट। मतलब अगर आप ध्यान दे पा रहे हो कि वो ट्रांजिशन स्टेट इफेक्ट है, सीधा सीधा ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहा है, और यहां पे जो इनके दूसरे नाम है ना उनमें इन्फ्लुएंस कर रहा है वहां पे जाने के लिए। याद रखना, इसमें और इसमें मत कंफ्यूज हो जाइएगा। जब हमारी बात होगी ट्रांजिशन स्टेट इफेक्ट की तो वो डायरेक्ट ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहा होगा, और ये जो है ये ग्राउंड स्टेट इफेक्ट है, और ये किसकी बात कर रहा है, ये कहीं ना कहीं जो ट्रांस इफेक्ट मतलब ट्रांजिशन स्टेट है उसको इन्फ्लुएंस करने का मतलब वहां पे पहुंचने की बात कर रहा है। तो ये वाला इफेक्ट हमारा अभी देखेंगे कि माइनर होता है और ये वाला मेजर होता है। बड़ा बड़ा लिख लेना कि ये वाला मेजर होता है, और इसी के बिहाफ पे आपकी ट्रांजिशन स्टेट सॉरी ट्रांस इफेक्ट की सीरीज बनती है। ये इफेक्ट जो होता है वो माइनर होगा। अब कहोगे ऐसा क्यों, तो जरा देखिएगा। अब हमारे पास 1 मिनट के लिए जो ग्राफ बनाएंगे हम लोग, यहां पर से आपने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना लो 1 मिनट के लिए। यहां पर से मतलब एसोसिएटिव रिएक्शन का बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बस 2 मिनट दे दो। ये ग्राफ बनाया आपने, और अगर आपने यहां पे ग्राफ ड्रॉ किया तो यहां पर से 1 मिनट के लिए ये कुछ ऐसे यहां पे प्रोडक्ट बना लिया आपने, है ना। एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहां पे आपका प्रोडक्ट हो गया है और ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है। इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा कि ये रिएक्टेंट है, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है, ये आपकी ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। यहां पर से आपका कोई भी रिएक्शन कोऑर्डिनेट इस साइड में और इधर एनर्जी। अब यहां से यहां तक के काइनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि इस वाले ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिशन स्टेट के बीच की जितनी भी एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हो आप, डेल्टा ई, या इसको ईए बोल देते हैं सीधा, ठीक है। ये एक्टिवेशन एनर्जी है। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर ये जो एक कॉमन रिएक्शन आपके सामने भैया रख दी है, जल्दी से सुनना, जल्दी से आंसर करना, जो ये रिएक्शन है इसका एनर्जी बैरियर इतना है। आपने काइनेटिक्स की कैटालिसिस में पढ़ा होगा, कैटालिसिस का काम क्या होता है कि जो ये एक्टिवेशन बैरियर है उसका एक अल्टरनेटिव पाथवे, मतलब कहीं ना कहीं वो कुछ भी इंफ्लुएंस नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ क्या कर देता है, एक अल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये एक्टिवेशन बैरियर जो है वो कम हो जाता है। क्योंकि आपको भी मैंने उस दिन भी बताया था कि अगर आपके पास 100 पार्टिकल होते हैं तो उसमें 50 पार्टिकल, 30 पार्टिकल और 20 पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, इनकी एनर्जी 100 जूल होती है, इनकी 150 जूल होती है और इसकी 200 जूल होती है। तो यहां पर जब रिएक्शन प्रोसीड हो रही थी तो मान लेता हूं 1 मिनट के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है 200 जूल है, तो जब 200 जूल रही होगी तो उस समय कितने रिएक्टेंट हमारे ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचेंगे, वो 20 है। आगे प्रोडक्ट बने या ना बने वो अलग की बात है। अरे लेकिन यार यहां पे ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचने ही वाले 20 हैं, बाद में भले ही 10 आगे जाएं 10 वापस आ जाएं, लेकिन यहां 20 थे। अब जैसे ही आपने कैटालिस्ट क्या करता है, इसको कम करता है, जैसे ही कम करता है तो मान लो यहां पर 150, जो 200 था बैरियर वो 150 पे आ गया। समझने के लिए, जैसे ही 150 पे आएगा तो ये वाले पार्टिकल भी यहां से फुदक फुदक के ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंच जाएंगे। जो नंबर्स में पहले 20 थे वो अब 50 हो गए। तो अब आप खुद बताओ, अगर 20 में से 10 लोग प्रोडक्ट बना रहे थे
50% यील्ड मान लेते हैं ट्रांजिशन स्टेट के आगे, तो यहां 50 में से 50% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 25 पार्टिकल्स का। तो दैट मींस रेट कैसे फास्ट हो सकती है, ओवरऑल एसोसिएटिव मैकेनिज्म को आप कैसे फास्ट कर सकते हैं, इसके दो मेथड हैं। कौन कौन से दो मेथड हैं, यहां कैटालिस्ट तो डालोगे नहीं, यहां पे कैटालिस्ट तो डालोगे नहीं, लेकिन आप एक काम कर सकते हो कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को इंक्रीज कर दो। मतलब यहां पर से इस ग्राफ को, ये जो ग्राउंड स्टेट है ना, इसकी एनर्जी को आप ऐसे बना दो, या तो आप ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को घटा दो। दो काम हो सकते हैं, फिर से सुन लो। या तो पहला काम क्या हो सकता है कि यहां पर ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को डिक्रीज कर दो, ठीक है, पहला काम ये हो सकता है एक, मतलब ये एक इफेक्ट हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है कि यहां पर से आप रिएक्टेंट की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को बढ़ा दो। अब एक चीज बताओ, कॉमन सेंस वाली बात है, कौन सा ज्यादा बेटर है, आप खुद कमेंट करके जल्दी से बताओ, दो में से कौन सा करूंगा तो हमारा फेवरेबल रिएक्शंस देगा, फटाफट बता दो जल्दी। किसी की भी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी बढ़ाना आसान है या किसी की ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी घटाना आसान है? अरे भाई, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, पूरी केमिस्ट्री में भर भर के बताया गया है कि किसी भी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जितनी ज्यादा लोअर से लोअर चला जाएगा, सिस्टम उतना स्टेबलाइज होगा। स्टेबलाइज होगा तो मजेदार होगा, लेकिन यहां पर रिएक्टेंट की अगर आप ग्राउंड स्टेट की एनर्जी बढ़ा दोगे तो सिस्टम तो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन तो आपकी प्रोसीड हो रही, लेकिन सिस्टम ही अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल सिस्टम से, वही कहावत है ना, किसी को परेशान करके अगर उससे काम कराया तो क्या कराया, वही चीज यहां पर है। लेकिन जरा यहां पर देखो, यहां पर से हमारा एक्टिवेशन बैरियर भी कम हो रहा है। अगर आप नया ग्राफ बनाओगे ना, डॉटेड लाइन से अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो 1 मिनट के लिए आपके सामने ये वाला ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। बताइए, बन के तैयार होगा कि नहीं? ठीक है ना। और इसकी नई यहां पर से एक स्टेट बनेगी। और अगर आप इसके लिए बनाना चाहोगे, बड़ा क्लमजी हो जाएगा, आप अपने पेज पे बड़ा सा बना लीजिएगा। इस वाले के लिए बनाना चाहोगे, रुको मैं खुद ही बड़ा कर देता हूं यहां पर से, रुको मैं बताता हूं। निंजा टेक्निक है गाइस अपने पास। इसको करता हूं इधर, एक मेथड इधर से दिखाएंगे और एक इधर से, है ना, ये ज्यादा बेटर रहेगा, तब आपको समझ में आएगा उसमें। यहां पर से इस वाले इफेक्ट को हटा दो, ठीक है। यहां पर से मैं इसको दिखाना चाह रहा हूं, इसको देखो, ये जो है कहीं ना कहीं हमारे पास नया प्रोफाइल आ गया। ये लो, ये नया प्रोफाइल आ गया, ठीक है। अब चाहो तो इसको हटा लो 1 मिनट के लिए, इसको, सॉरी, इसको हटाते नहीं, इसको छोटा करके इसी में बना लेते। अब हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, कुछ ये हो जाएगी, जो थोड़ी देर पहले ऐसे हुआ करती थी, ठीक है, वो अब ये हो जाएगी। इसको आप EA2 बता दो। सिमिलरली यहां पर से एक और ग्राफ कॉपी होगा, ये लो, और यहां पर से इस बार इस वाले स्टेट्स को दिखाना भूल जाओ। जैसे ही यहां पर ये होगा, इसकी वजह से यहां पर देखो, यहां पर हमारी ग्राउंड स्टेट शिफ्ट हो गई, और इसकी वजह से ये जो ग्राफ था ये एज सच ऐसा ही रहेगा। बस चेंज क्या आया है अभी दिखाता हूं, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। यहां पर से जो एक्टिवेशन एनर्जी हो रही थी वो इस वाले ग्राउंड स्टेट से आई, देखो कुछ यहां, ठीक है। और इसका नाम आपने क्या रखा है, EA2, और ये EA है और ये EA1 है। समझ गए होंगे कैसे सिस्टम चल रहा है। तो एक बार यहां पर से लिख लो कि इस जगह हमने क्या किया है, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को डिक्रीज किया है, और इस वाले में क्या किया है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को इनहांस किया है। भाई अब बता दो जो ग्रुप है उसकी एबिलिटी लिविंग ग्रुप को निकालने के साथ। यस, बिल्कुल। किसी ने कमेंट करके ये नहीं बताया कि सर यहां पर से कौन सा, मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा ज्यादा फेवरेबल होगा, आप में से किसी ने आंसर ही नहीं किया कि कौन सा ज्यादा फेवरेबल होगा। शायद मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसीलिए आपने आंसर नहीं दिए, शायद से यही रीजन होगा। इसके अलावा तो
मुझे नहीं लगता कोई दूसरा रीजन होगा भाई। मैंने सिर्फ एक चीज आपसे ये पूछी थी कि दो फैक्टर्स हैं हमारे पास रेट को इनहांस करने के लिए। कैटालिस्ट क्या करता है, कहीं ना कहीं यही तो करता है कि एक एक्टिवेशन बैरियर को कम कर देता है। तो यहां पर से आप दो मेथड से कम कर सकते थे, एक ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को घटा के, दूसरा ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को बढ़ा के। तो अब आप बताओ फेवरेबल कौन सा होगा, ये पूछा था, आप में से किसी ने आंसर नहीं किया। सिंपल सी बात है भाई, अब तो आंसर बता भी चुका हूं कि अगर आप ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कभी भी बढ़ाते हो तो वहां से अनस्टेबिलिटी आएगी, लेकिन अगर आप कहीं पे ट्रांजिशन स्टेट जो होती है उसकी एनर्जी को घटाओगे तो उससे स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये आपके सामने दो ग्राफ, मतलब जो ओवरऑल ग्राफ बनने थे वो मैंने बना दिए हैं। अब यहीं पे अगर आप लिखना चाहो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को कैसे बढ़ा सकते हो भाई, कैसे बढ़ा सकते हो, तो ध्यान से देखो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को कैसे बढ़ा सकते हो। यहां पर से मेटल हो, यहां पर से लीविंग ग्रुप हो, ये रहा, और यहां इसके लिगेंड्स लगे हो, ये यहां पर एल लिगेंड ये है, ये तो धक्का मारने वाला एक्स लिगेंड है। अब यहां पर से ये भी फिल है, ठीक है। अब देखो यहां पर से लिख लेना कि ये वाला पार्ट जितना इधर डोनेट करेगा, ठीक है, जितना ज्यादा इधर डोनेट करेगा, यहां पर से मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब ये वाला क्या है, पाई डोनर, या कह लो सिग्मा डोनर, पाई डोनर नहीं सिग्मा डोनर, ये सिग्मा बॉन्ड से डोनेट करेगा ना, सिग्मा डोनर है ये, तो ये क्या करेगा, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर मेटल। जैसे ही मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यार अभी बताया था, हर लेक्चर में बताता हूं, केमिकल बॉन्डिंग में भी बताया था कि मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो मेटल कैसा होगा, स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, कमेंट में बताओ जल्दी से। स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, तो ऑब्वियस सी बात है मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है ओवर मेटल, सो मेटल्स ग्राउंड स्टेट इंक्रीजेस, मतलब अनस्टेबल होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ग्राउंड स्टेट की एनर्जी बढ़ गई। इसीलिए जब हम लोग बात करते हैं इस वाले इफेक्ट की, यहां पर से अगर आप देखोगे ये एक हमारे पास इफेक्ट हमने जो ड्रॉ किया है, इसका ऑर्डर आता है, यहां पर से इसको छोटा करूं, पूरा मैं चाहता हूं ट्रांस इफेक्ट एक ही पेज में आपके सामने मैं लिख पाऊं, अगर ट्राई करता हूं, देखो तो इसीलिए ट्राई करते हैं कि जो ग्राउंड स्टेट इफेक्ट का ऑर्डर है, ग्राउंड स्टेट इफेक्ट का ऑर्डर आप लगाओगे तो वहां पर जो भी हमारे पास हाइड्राइड होते हैं, जितने भी हमारे पास हाइड्राइड मतलब कहीं ना कहीं, सॉरी हाइड्राइड मतलब जो भी सिग्मा डोनर वाले होते हैं, जिनका बहुत ज्यादा सिग्मा डोनर होता है, जैसे हाइड्राइड हो गया, आयोडाइड हो गया, मैं सीरीज लिखा देता हूं आपको, ब्रोमाइड हो गया, क्लोराइड हो गया है, Cl हो गया है, और उसके बाद यहां अमोनिया एंड वाटर H2O। दिस इज योर ग्राउंड स्टेट इफेक्ट ऑर्डर। ठीक है, यहां तक शायद समझ में आ गया होगा। अगला देखो, अगला यहां पर क्या है, ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करना है भाई, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अनस्टेबल होगा ट्रांजिशन, हाँ बिल्कुल। चलिए यहां पर से अगर देखेंगे ट्रांजिशन स्टेट को यहां पर स्टेबलाइज कौन करेगा, पाई एक्सेप्टर लिगेंड। जैसे यहां पे सिग्मा डोनर वालों ने किया है, तो पाई एक्सेप्टर को कैसे इन्फ्लुएंस कैसे किया जाएगा भाई, देखो यहां पर से ये इधर ही का ना, हाँ ठीक है, यहां पर से हमारे पास ये है, यहां पर से ट्रांजिशन स्टेट बन गई कुछ ऐसे, यहां पर से अब आपके पास ये एल लिगेंड है, ये एल लिगेंड है, ये एक्स लिगेंड है, ये ट्रांस इफेक्ट वाला है, और ये वाई वाला है। तो ध्यान से देखना यहां पर ये मेटल कैसा हो चुका है ना, एट ट्रांजिशन स्टेट मेटल becomes electron rich, so there is need of
पाई एक्सेप्टर लिगेंड, पाई एक्सेप्टर लिगेंड which favors reaction, which accept electron, which accept electrons of metal, electrons of metal and stabilize them, stabilizes it। ठीक है, ये आपकी कहानी है। मतलब ये तो हमने ये ग्राउंड स्टेट वाला है, ये आफ्टर लिगेंड के अटैक करने की बाद। ये देखो बहुत सारी चीजें मैं खुद लिखवा देता हूं भाई, बट बहुत सारी चीजें आपकी मैं जैसा बताता हूं हर एक चीज पॉसिबल नहीं होती लिखवा पाना, तो आप लिख लिया करो जो मैं बोलता जाता हूं। ये मेजर क्यों है, कोई बताएगा क्यों? मैंने अभी बताया था ये मेजर होगा या माइनर होगा, अब तो आपको बता दिया है। रीजन जल्दी से बताओ, वाई ट्रांजिशन स्टेट इफेक्ट ये मेजर होता है, जबकि एक्चुअल में इन दोनों का कंबाइन होता है। लेकिन ये 80% कोऑर्डिनेट करता है तो ये 20%, या ये 70 करता है तो ये 30। वाई, ये आपको आंसर करना है। यहां पर से मैं पाई एक्सेप्टर की पूरी जो लगभग सीरीज है वो मैं कुछ लिगेंड्स के लिए लिखा देता हूं। ट्रांजिशन स्टेट इफेक्ट, ध्यान से देखना, ये इफेक्ट ट्रांस इफेक्ट नहीं है, ये नहीं रटना है, बस खाली समझाया है। और ट्रांस इफेक्ट की सीरीज ये भी नहीं है, ये ट्रांजिशन स्टेट इफेक्ट की सीरीज है, जहां पे जो आपके पाई एक्सेप्टर लिगेंड देखो बहुत गजब का होता है। हर बार ओएमसी में कहते हो सीओ इज ए स्ट्रॉन्गर पाई, बहुत गजब का स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर है, तो वैसे ये। और याद रखना एल्कीन का ट्रांस इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, एल्कीन का ट्रांस इफेक्ट बहुत ज्यादा है, वो मैंने यहां पे लिख दिया है PPH3। और इन सब का यहां पर NO2 वगैरह, NO2 वगैरह, इनका ये कुछ ऑर्डर यहां पर मेंटेन कर लेना। अब अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो ट्रांस इफेक्ट इन दोनों का कंक्लूजन है, मतलब कुछ परसेंटेज इसका यहां पर से ठीक है। इन दोनों को कंबाइन कर दो, इसी से आता है ट्रांस इफेक्ट। इन्हीं को कंबाइन करके ओवरऑल सीरीज आपको ट्रांस इफेक्ट की मिलेगी। गजब तरीके से शायद बताया होगा, आपको समझ में आ ही रहा होगा। चलो ठीक है, आपने आंसर किया क्या? मेटल को कम करे स्टेबिलिटी एंड लीव। ओके ओके ओके, समझ गया। हाँ बिल्कुल सही है, सबके आंसर सही हैं। यहां पे क्या होगा आपका, ये इसलिए मेजर हो रहा है बिकॉज एक है जो मतलब कहीं ना कहीं रेट फास्ट कर रहा है, लेकिन सिस्टम को स्टेबलाइज नहीं अनस्टेबलाइज कर रहा है, ग्राउंड स्टेट बढ़ा रहा है। दूसरा भी कहीं ना कहीं रेट को बढ़ा रहा है, लेकिन सिस्टम को भी स्टेबलाइज कर रहा है। एक है कि किसी को परेशान करके काम कराना है, और दूसरा है किसी को कंफर्ट जोन दो और उसके बाद वहां से काम कराओ। तो कौन सा बेटर होगा, कौन सा, मतलब ये तो एथिक्स है बिल्कुल सिंपल सा, ये फेवरेबल होगा, दैट इज वाई ये मेजर होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके प्रोडक्ट्स को नाम देते हो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ये क्या है, इनको बोलते हो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, KCP। समझ गए होगे। और जो यहां पर से प्रोडक्ट मिलता है वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट होते हैं, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होते हैं, स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट नहीं, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। तो वो क्या हो जाएंगे, TCP। यहां पर तो जगह ही नहीं है, ये इफेक्ट्स इफेक्ट्स इफेक्ट्स, ये लो, ये क्या है,
काइनेटिकली की जगह यहां पर थर्मोडायनेमिकली लिखना है। थर्मोडायनेमिकली, ठीक है, इसी को क्या कहोगे, टीसीपी। बस ये था ओवरऑल आपका ट्रांस इफेक्ट, ठीक है। अब यहां पर से एक लाइन में लिख लेना जल्दी से, ग्राउंड स्टेट इफेक्ट जो बताया है उसको लिखवा देता हूं, क्योंकि लिखवाना बहुत जरूरी है। कौन फेवर करता है, सिग्मा डोनर। ट्रांजिशन स्टेट इफेक्ट कौन फेवर करता है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, इंक्रीजेस ग्राउंड स्टेट एनर्जी, और ये क्या करता है, डिक्रीजेस ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी। ये कुछ बातें हैं। इसके बाद यहां पर से क्या है, इसके लिए मेक अनस्टेबल, जो कि मैं आपसे पूछ रहा था, इसीलिए पूछ रहा था, अब मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। मेक अनस्टेबल, मेक स्टेबल, भाई ट्रांजिशन स्टेट से स्टेबिलिटी आती है। फाइनली ओवरऑल क्या लिखना है, ये आपका क्या होता है, इसीलिए माइनर होता है और ये मेजर होता है, ठीक है। सिग्मा डोनर, सिग्मा डोनर, और इन दोनों को कंपाइल कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस इफेक्ट क्या होता क्या है, जो अपने 180 डिग्री पे प्रेजेंट जो लिगेंड है उनको आसानी से किक आउट करने में मदद करे। जितने आसानी से कर देगा उसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, या इसका वाइस वर्सा, मतलब अगर जिसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा तो वो अपने 180 डिग्री पे प्रेजेंट लिगेंड को बहुत आसानी से किक आउट कर देगा। मतलब यहां ट्रांस है तो ये रहा, ये इसके 180 डिग्री पे है, ट्रांस पे प्रेजेंट लिगेंड को बहुत आसानी से लीव करा देता है, ठीक है। ये आपका था, यहां पर से मैंने आपको बता दिया है। ओवरऑल ट्रांस इफेक्ट का सीरीज लिख लीजिए यहां पर से ही, ओवरऑल ट्रांस इफेक्ट की सीरीज क्या है वो भी लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका बुक की है तो करेक्टली यही मैच कर लेना, CO ये भी बराबर है साइनाइड। देखो हाइड्राइड भी इसी की कैटेगरी में आ गया, ये सारे इक्वल्स टू के साइन लगे हुए हैं। CH3 भी कई बुक में यहां पर दिया है। उसके बाद इनसे थोड़ा सा कम यहां पे आपका आ जाएगा PPH3, फिर यहां से आ जाएगा SR2, फिर आ जाएगा NO2। मैं आपको पूरी सीरीज लिखा रहा हूं लेकिन अभी बता दूंगा इंपॉर्टेंट कौन से हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट कौन से हैं वो देख लेना, ये आयोडाइड, फिर यहां से ब्रोमाइड, और सही पूछो तो मैं आपको बहुत कम ही लिखवा रहा हूं, अगर आपसे याद हो जाए तो याद भी कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। CP मैंने याद किया है, CP नो, इसको CP नो, नो मतलब OH आएगा पहले। अब ठीक है, कंप्लीट इफेक्ट की सीरीज आपके सामने। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। ट्रांस इफेक्ट अगर समझ में आ गया है तो बता दो यहां से ये खत्म भाई, ट्रांस इफेक्ट आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए यहां से आपका ट्रांस इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है।
मोर स्टेबल नहीं, वो यहां पर से केसीपी इसलिए हो रहा है, अगर आपने कहीं ना कहीं हिमांशु सर से अगर आपने कहीं वो इनोलेट केमिस्ट्री पढ़ी होगी या नेम रिएक्शन पढ़ा होगा, या कहीं ना कहीं हर जगह वो नाम ले ही लेते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट और काइनेटिक प्रोडक्ट। थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट वो है जो सबसे पहले बनता है, ठीक है, सबसे आसानी से और सबसे जल्दी से बन जाता है, तो वो होता है। लेकिन थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट पहले भी बन सकता है, बाद में भी बन सकता है, लेकिन वो सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। काइनेटिक प्रोडक्ट में बी स्टेबल और मे बी नॉट स्टेबल, वो स्टेबल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो बनेगा सबसे पहले बन जाता है, ठीक है। मतलब कभी भी थर्मोडायनेमिक के बाद काइनेटिक नहीं बन सकता है, लेकिन काइनेटिक प्रोडक्ट कन्वर्ट हो सकता है थर्मोडायनेमिक में। समझ रहे होगे कि अगर थर्मोडायनेमिक पहले बन गया तो वो कभी भी काइनेटिक प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हो सकता है, बट अगर कोई थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बन गया है तो वो काइनेटिक प्रोडक्ट बन गया है तो वो थर्मोडायनेमिक में आसानी से चेंज हो जाएगा विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर या विद इंक्रीज ऑफ टाइम ड्यूरेशन, अगर आप उसको रिएक्शन को लगा के रख दोगे, छोड़ दोगे, ठीक है। यहां पर से शायद समझ लोगे। आपको और डिटेल में थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, काइनेटिक प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जब आप इनोलेट केमिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा। चलिए यहां तक ये हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं। लास्ट अब एसोसिएशन की हमने देखो, सॉरी यहां पर से हमने एसोसिएशन पढ़ा। एसोसिएशन में याद होगा आपको बताया था ईटा पीटी पढ़ूंगा, फिर उसके बाद पाई एक्सेप्टर हमें क्यों चाहिए ये देखेंगे, तीसरा हमारा ट्रांस इफेक्ट पढ़ेंगे, चौथा सीएफएसई और जेटीडी जिनका कोई रोल नहीं होता है, तो आज हमने इसको निपटा दिया। पाई एक्सेप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के बाद उसको खत्म करना होता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ट्रांस इफेक्ट कैसे आता है ये दिखा दिया है और ओवरऑल सीरीज दिखा दी है। अब ये जितने भी फैक्टर्स है, दीज ऑल फैक्टर्स और इफेक्ट्स आर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स, बट अब हम बात करेंगे किसकी, स्टेरिक फैक्टर्स की। तो स्टेरिक फैक्टर्स भी आपको यहां पर देखने हैं, तो यहां पर से हम लोग बात करेंगे इसके स्टेरिक फैक्टर्स के, या स्टेरिक इफेक्ट इन एसोसिएशन। बहुत आसान है यार, जो पहले पढ़ रखा है वही चीज एक बार में रिपीट करनी है, जो अभी थोड़ी देर पहले। स्टेरिक इफेक्ट की अगर बात होगी तो दो चीजें होंगी, ठीक है। स्टेरिक इफेक्ट की अगर बात होगी तो दो इफेक्ट्स यहां पे काम कर रहे होंगे। एक यहां पे बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर की, दूसरा स्टेरिक बल्क की। कोऑर्डिनेशन नंबर, दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक बल्क बोलते हो। अब आप खुद बताओ यार, कोई जुड़ने आ रहा है और अगर बल्कि सिस्टम, ये मतलब कॉमन सेंस वाली चीज है बिल्कुल। अगर कोई आपके पास बैठने आ रहा है, 3 लोग बैठे हो किसी सीट पे, वहां पे चौथे को एडजस्ट करना आसान है, या कहीं पे 5 लोग 6 लोग 7 लोग बैठे हो, वहां पे 8वें लोग को एक्सेप्ट करना आसान है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर आपका बढ़ेगा वैसे वैसे एसोसिएटिव मैकेनिज्म आपकी डिफिकल्ट हो जाएगी। यहां पर जाने पे आपका रेट कैसा हो जाएगा, यहां पर से डिक्रीज कर जाएगा, ये याद रखना। मैक्सिमम किसमें होगी, मैक्सिमम इसमें होगी, ठीक है। मैक्सिमम इसमें क्या होगा, मिनिमम, ठीक है। दूसरी चीज एक बात बता दो कि यहां पर से अगर स्टेरिक बल्क की बात करें, मान लो मेरे पास है ही 4 निकल, के बगल में भी 4 है, दूसरा भी निकल है उसके भी बगल में 4 है, लेकिन एक निकल ऐसा है जिसके बगल में मान लो हाइड्रोजन लगे हो, एग्जांपल बता रहा हूं, हाइड्रोजन साइड के छोटे छोटे लोग लगे, और दूसरा ऐसा निकल है जिसके बगल में इथाइल लगे हैं बड़े बड़े, क्योंकि हाइड्रोजन तो इतना बड़ा है, एक एटम है, और मिथाइल मॉलिक्यूल है, ये इतना बड़ा हो जाएगा भाई, इतना बड़ा हो जाएगा, इसका बल्क हो जाएगा। तो अब यहां पर से निकल अगर प्रेजेंट होगा 1 2 3 4, ये देखो इस समय पर यहां पर से और इस वाले के रिस्पेक्ट में देखोगे तो यहां पर इतने बड़े मान लो एक बार, है ना। अब आप बताओ, निकल यहां भी है, इसके पास भी पीजेड है, इसके पास भी पीजेड है, मतलब अगर किसी को बिल्कुल दिखता भी नहीं है, किसी ने केमिस्ट्री पढ़ी भी ना हो, उससे भी पूछ लो कि यहां पर अटैक आसान होगा या यहां पर, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर लेस हिंडर्ड है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर लिख लेना, स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्स रिलेशन होगी यहां रेट, स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्स रिलेशन होती है एसोसिएटिव मैकेनिज्म की रेट। समझ गए क्या, ये वैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए यहां पर ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, ठीक है।
हर बार नहीं, अभी अगली लाइन अगला क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं कि यहां पर हर बार ऐसा नहीं होगा कि एक ही वाला हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, मतलब ज्यादा स्टेबल हो। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो एसोसिएटिव रिएक्शन की अगर आप बात करोगे तो कंपैरिजन ऑफ रेट हो जाएगा। दो चीजें पढ़नी है अपने को। देखो जो आपके डाउट है अभी 1 मिनट में क्लियर हो जाएंगे जब अभी मैं क्वेश्चन करा दूंगा इसके। एसोसिएशन नहीं, एसोसिएटिव मैकेनिज्म। ठीक है, इसके दो चीजें पढ़नी है। एसोसिएटिव मैकेनिज्म की हमको दो चीजें पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है? पहला कंपैरिजन ऑफ रेट, कि रेट कंपैरिजन कैसे करेंगे, कंपैरिजन ऑफ रेट। दूसरी बात, हमको जो रिएक्शन करा रहे हैं उसका प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्लीज ये बात समझ लो, कैसे बता रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात हो रही है। ठीक है, कैसे चल रहा है सुनते जाओ जल्दी से। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंपैरिजन ऑफ रेट। कंपैरिजन ऑफ रेट दो मेथड से करते हैं, अभी मैंने जैसा कि डिस्कस किया है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर होगा, ठीक है, एक आपका इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर होगा और दूसरा क्या होगा, स्टीयरिक फैक्टर होगा। और दोनों ही आपने बहुत ज्यादा डिटेल में, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और दूसरा स्टीयरिक फैक्टर, बहुत डिटेल में पढ़ा है और अभी पढ़ा है। ठीक है, ट्रांस इफेक्ट जिसका ज्यादा होगी उसकी रेट ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। और ट्रांस इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, सीओ, एल्कीन, एल्काइन। एल्काइन पीछे लिखना भूल गया हूं, जहां एल्कीन लिखा है ना, एल्कीन, एल्कीन का जैसे यहां पे लिख लेना, एल्काइन का भी ट्रांस इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। एल्काइन का यहां पे लिख लेना प्लीज, यहां पर से C2H2 भी ऐड कर लेना कहीं पे, यहां पर भी C2H2, मतलब ये क्या है, ये एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड वाली है ना। और ये क्या है, एल्कीन है। एल्कीन एज वेल एज एल्काइन दोनों का हाई ट्रांस इफेक्ट होता है। तो ये आपको देखने को ओएमसी में इसका काम आएगा एल्काइन का, इसलिए अभी लिखा दिया जिसमें आप भूल ना जाओ। तो ये हो गया। अब बात आएगी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो हेडिंग ये हमने ऑलरेडी डन कर लिया है, ये डन कर लिया है। अब इसकी बारी, इसका नंबर लगा देंगे। हेडिंग डाल लो, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इन एसोसिएटिव मैकेनिज्म। यही है आपका जो डाउट है, अभी यहां से कंफर्म हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इन एसोसिएटिव मैकेनिज्म। आप लोगों के जो भी डाउट है यहां से कंप्लीट हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। चलिए, यहां पर हेडिंग पहुंच गई। अब देखिए ट्रांस इफेक्ट के लिए अभी जैसा बताया, ठीक है, ट्रांस इफेक्ट का चलिए यहां पर से स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांस इफेक्ट इन्फ्लुएंस रिमूवल ऑफ 180 डिग्री या ब्रैकेट में ट्रांस लिगेंड टू इट। ठीक है, मतलब जो स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांस इफेक्ट है, जो भी हमारे पास ट्रांस ग्रुप प्रेजेंट होगा वो अपने सामने वाले को कैसे धक्का मारेगा, इसके स्ट्रेंथ, यहां पर से ये मेटल, ये T, ये L, ये L, ये X, ये अगर इसका क्या है, इसका हम ट्रांस इफेक्ट देख रहे हैं, ट्रांस इफेक्ट स्ट्रेंथ। ठीक है, मोर, अगर ये ज्यादा है तो ये इसको क्या कर देगा, लीव करा देगा।
याद रखना, जिसका यहां पर अपने मतलब एक याद करने के लिए लिख लेना, जिसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा, ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा, उसके 180 डिग्री वाला लिगैंड इजिली डिसोसिएट होकर निकल जाएगा। ठीक है, ये लिख लेना याद करने के लिए, या आपको अपनी भाषा में लिखना है भाई वो भी लिख लेना, भाषा मतलब अपनी लैंग्वेज में जिसमें आपको समझ में आता है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, ठीक है, अरबी और भी जो भी हैं उन सब में। चलो यहां तक की चीजें क्लियर हैं। अब इसमें चलिए यहां पर से नेक्स्ट पेज पे इसके मेन चीज लिखते हैं जो अपने काम की है। सॉरी, यहां पर से रिएक्शन करानी है अब आपको। ठीक है, प्रोडक्ट आप बताओगे क्या होता है, प्रोडक्ट आप बताओगे क्या बनेंगे। चलिए, PtCl4 निगेटिव जिससे हम जीजे सॉल्ट बनाते हैं, याद रखना PtCl4 जिससे हम जीजे सॉल्ट बनाते हैं, अगर उसके बाद आप उसके ऊपर आपने 2 अमोनिया के कॉम्प्लेक्स डाले, ठीक है, मतलब 2 टाइम अमोनोलिसिस कर दिया, उसमें अमोनिया डाला, अमोनोलिसिस बोलेंगे जो भी बोलेंगे। देखो ये प्लेटिनम है, ये Cl है, ये Cl है, यहां पर Cl है, यहां पर Cl है। यहां पर से मैंने पहले क्या किया, पहले स्टेप में ए प्रोडक्ट बना, इस ए प्रोडक्ट पे फर्दर रिएक्शन कराई तो बी प्रोडक्ट बना। अब यही हमें बताना है, यहां पे रिएक्शन कराई किससे है, पहली बार भी अमोनिया से और दूसरी बार भी अमोनिया से। अब एक बात बताओ जरा, यहां पर से मेरे पास रिएक्शन कराई गई है, अब यहां पर से हमें यह पता होना चाहिए कि जब पहले इफेक्ट कोई, मतलब यहां पर से इसकी रिएक्शन कराई है तो यहां पर से ये ऐसे लिखूंगा और यहां पे लिखूंगा सॉल्यूशन। ठीक है, देखो यहां पर तो सारे लिगेंड एक जैसे हैं, क्या यहां पे आपको कुछ देखने की जरूरत है, मतलब ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, इनका सबका ट्रांस इफेक्ट बराबर है। अगर सबका बराबर है तो किसी एक जगह का भी आप लीव करा दो, किसी एक भी जगह का, और आपको पहला प्रोडक्ट ए मिल जाएगा। यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे आपको प्रोडक्ट ए मिल गया और यहां पे अमोनिया ने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब अगला प्रोडक्ट क्या होगा, जरा ध्यान से देखो, यहां पर फर्दर आपने अमोनिया डाला है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसमें देखना है Cl और अमोनिया में किसकी लिगेंड स्ट्रेंथ ज्यादा है ट्रांस इफेक्ट में। तो ये रहा CP9, यहां से याद करता हूं मैं, यहां पे क्लोरीन है और यहां अमोनिया, तो कौन ज्यादा पावरफुल है, क्लोरीन ज्यादा पावरफुल है। लेकिन यहां पे मूर्ख मत बन जाना कि आप इस वाले क्लोरीन के रिस्पेक्ट में इसको धक्का मार दो, कह दो सर आप ही ने तो कहा है सर 180 डिग्री वाले को धक्का मार के बाहर कर दो। महाराज बात को समझो, अगर इस अमोनिया को आपने बाहर निकाला और इस अमोनिया को यहां पे इंसर्ट किया तो जरा बताओ प्रोडक्ट ए से प्रोडक्ट बी बनेगा कि वही प्रोडक्ट ए रहेगा। भाई आप चाहे जितना यहां पर से देखो प्रोडक्ट ए ही रहेगा, चाहे जितने बार रिएक्शन कराओ, तो वो तो इफेक्टिव हुआ ही नहीं। जैसे काइनेटिक्स में पढ़ते हो इफेक्टिव कॉलिजन, वो वाला चीज, तो यहां पर तो इफेक्टिव कॉलिजन हुआ ही नहीं। फिर तो हम लोग इस वाले को नहीं कंसीडर करते, क्यों, क्योंकि अगर इस वाले के रिस्पेक्ट में तो बाहर चला जाएगा नो डाउट, लेकिन बनने वाला प्रोडक्ट भी यही है, तो डिफरेंशिएट कैसे करोगे। यहां आइसोलोबल फ्रेगमेंट थोड़ी लगाए हो, यहां पे कार्बन 13 लगा लो या नाइट्रोजन 15 लगा लो, आइसोटोपिक यहां पे फ्रेगमेंट प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इसलिए फाइनल प्रोडक्ट इन दोनों Cl में से किसी एक को निकालता हूं मैं। आप चाहे जिसको भी निकालोगे, और प्रोडक्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, मैं अगर इसको मान लेता हूं, इसको रिमूव कर रहा हूं, आप इसको कर लो, इसको कर लो, दोनों से प्रोडक्ट एक ही मिलेगा। वो भी कौन सी फॉर्म आएगी, सिस फॉर्म आएगी, इसीलिए इसका नाम क्या है, सिसप्लेटिन। याद रखना सिसप्लेटिन हमारे बहुत काम का है, बायो इनऑर्गेनिक में भी हम कई बार पढ़ेंगे। ये कैसा होता है, एंटी कैंसरस होता है, कैंसरस, ठीक है, एंटी कैंसरस होता है। अब ध्यान देना,
इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो ये PtCl2 है ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं, पता लगे आप कहोगे सर यहां पे कैसे लिख दिया, P2Cl2 यहां पर कुछ ये इस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है ऐसे। यहां पर से जो मैंने ये लिखा है इसका मतलब यहां पर ये है, बस खाली मैंने डिफाइन नहीं किया, आपको ऐसे ऐसे डब्बे बना के सबके ऊपर दो दो लगाना है तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, बस मैंने आपको यहां पर से रिप्रेजेंट कर दिया है वैसे। अब देखो अगले ही स्टेज में यहां पर से सिस्प्लेटिन मिला है, लेकिन अगर मैं अपने रिएक्टेंस चेंज करता हूं, अभी जो आप पूछ रहे थे ना सर कि कैसे हमारा जो काइनेटिक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट से थर्मोडायनेमिक होगा, तो जब भी आपके ट्रांस इफेक्ट के बीच में, मतलब जो हमारा ट्रांस इफेक्ट है, अगर CO का हो और क्लोरीन का हो तो कौन जीतेगा भाई, बिना सोचे समझे CO को जिता दो, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा ट्रांस इफेक्ट होता है इन कंपैरिजन टू Cl। बट इन केस ऑफ यहां पर से अगर आप देखोगे, यहां पर से आप देखोगे ये रहा ट्रांस इफेक्ट के सीरीज में, तो यहां पर से अमोनिया, एक मिनट, ये रहा, यहां पर से क्लोरीन, पिरिडीन और अमोनिया, इन तीन का है ना, इसमें लिख लो, चाहे यहीं पे ही लिख लो, है ना, वेरी स्लाइट डिफरेंस। ये क्या है, वेरी स्लाइट डिफरेंस, इनके ट्रांस इफेक्ट में बहुत कम डिफरेंस होता है। तो क्या होता है, जो काइनेटिक अभी मैंने बताया, एक्चुअल में स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होता है, थर्मोडायनेमिक, और इनके ट्रांस इफेक्ट में ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, तो ये क्या प्रेफर करने लगते हैं, कई बार काइनेटिक प्रोडक्ट जो कि मेजर होता है उसके ऊपर भी थर्मोडायनेमिक वाला प्रोडक्ट जो कि माइनर होता है वो डोमिनेट करने लगता है। क्यों, क्योंकि इनकी जो पावर है लगभग एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, अभी एक एग्जांपल कराऊंगा जो एनोमलस केस है इसका। ठीक है, तो यहां पर से ये हो गया है, सिस्प्लेटिन आपने बना ली है। अगले एग्जांपल में मैं तुरंत यहां पर से इसको यही रखूंगा, सिस्टम पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा। चेंज क्या हो जाएंगे अपने यहां पर से लिगेंड, इस बार हमारे पास हम जो ये ले रहे हैं ना, ये यहां पर से हटा के हमारे पास Cl आ जाएगा। इस बार हम Cl हैलाइड को अटैक कराएंगे, यहां पर अमोनिया रहेगा, यहां पर अमोनिया रहेगा, यहां अमोनिया रहेगा और यहां पर अमोनिया रहेगा। जैसे इस जगह पे आपका PtCl4 लिया था, तो इस जगह PtNH3 का होल 4 लिया है और साथ में 2 पॉजिटिव लिया है। मतलब जैसे वहां का कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनम +2 में, वैसे यहां का है। तो सॉल्यूशन में देखोगे तो आपका लगभग कुछ ऐसा ही आएगा। चेंज कहां पे होगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखो यहां पर से सारे लिगेंड्स आप किसको करोगे, चेंज करोगे। यहां पर से Cl की जगह ये क्या हो जाएगा, अमोनिया अमोनिया अमोनिया, ठीक है, और यहां पर भी अमोनिया। उसके बाद यहां पर आपको क्या लगाना है, Cl लगाना है, और एक सारे अमोनिया की स्ट्रेंथ एक जैसी होगी तो आपने हटा दिया है, और इस जगह से यहां पर से चेंज करने की वजह से यह अमोनिया 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 और Cl। उसके बाद फिर से यहां पर आप क्या करोगे, Cl डालोगे। Cl डालोगे तो यहां पर से अगर देखोगे Cl डालोगे तो यहां पर से, अब एक बात बताओ, यहां पर से इसको नहीं हटाना है। अब बताओ Cl और अमोनिया में हमारे पास किसकी ज्यादा स्ट्रेंथ है। अब भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि Cl वाले की स्ट्रेंथ ज्यादा है। पिछली बार भी हमने Cl के 180 डिग्री पे निकाला हुआ है, लेकिन इसके Cl वाला नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर इसको निकालोगे भाई तो यही बनेगा, इसको निकालोगे यही बनेगा। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर से अमोनिया और Cl में किसका पावर ज्यादा है, Cl का। तो इस बार इनकी चांस ही नहीं निकलने के, और सिर्फ ये निकलेगा। और जैसे ही ये निकालोगे, इस बार सिस्प्लेटिन की जगह ट्रांसप्लेटिन मिलेगा। भाई सुनते जाओ, सिस की जगह आपको इस बार ट्रांसप्लेटिन मिल जाएगा। सुनते जाना, फिर से सुन लेना, ये ट्रांसप्लेटिन है जिसके पास एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी नहीं होती है। समझ में आ गया क्या। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, यस यस यस, यहां पर और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं, मैं आपको बता देता हूं, वो आपके लिए होमवर्क होगा, वो आप बना लेना। यहां पर से रुको, मैं इसी स्लाइड को कॉपी कर लेता हूं, बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें डायग्राम में बने हुए हैं। और यहां पर से मैं क्वेश्चन दे देता हूं। देखो यहां पे आपके Cl की जगह सारे Br हो गए हैं, ठीक है, Br हो गए हैं सारे। और उसके बाद यहां पर से Br वाले के बाद आपने अटैक कराया है पहली बार क्लोरीन का। यहां पे पहला क्लोरीन अटैक करेगा, फिर दूसरे नंबर पे फिर NO2 अटैक करेगा, ठीक है। यहां पर से NO2 अटैक कर रहा है, तो यहां पर से B प्रोडक्ट बनेगा। और लास्ट में यहां पे आपका, यहां पर से क्या है, अमोनिया अटैक कर रहा है, तो आपका प्रोडक्ट यहां C होगा, ठीक है।
तो इसमें देखोगे यहां पर से, अगर मैं जल्दी से दिखा देता हूं एक बार, पहले प्रोडक्ट में यहां पर से, तो इसे हटा ही दो, ये कॉपी होके आ जाएगा नीचे। यहां पर से जैसे ही आप इसके ऊपर क्या डालोगे, यहां पर से Cl डालोगे, तो यहां पर से एक पहला वाला ब्रोमीन तो कहीं का भी हटा दो भाई, कोई चांस ही नहीं, मतलब कोई वो सोचने वाली बात ही नहीं होती है। तो पहला प्रोडक्ट यहां से हट गया है, मतलब पहला प्रोडक्ट यहां से Br हटेगा, तो यहां पर से आपका क्लोरीन आके जुड़ जाएगा इस प्लेस पे, यहां पे क्लोरीन आके जुड़ गया, ये क्लोरीन जुड़ गया। अगले प्लेस पे आपने क्या डाला है, NO2 डाला है। अब देखो, अब यहां पर से सुनना है आपको, समझना भी है, इस NO2 में जैसे ही यहां पे डाला है तो आपके पास Br भी है, Cl भी है। Br और Cl में किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, पीछे जाके सीरीज में देखो Cl का, सॉरी Br का ज्यादा है, लेकिन ये वाला Br इसको कभी नहीं हटा सकता। रीजन क्या है, अगर ये वाला हटाएगा, मतलब यहां पर से अगर इस वाले के प्रोसीड करोगे, पीछे वाले में देखो यहां पर से दो टेंडेंसी है, एक ये वाली एक ये वाली, तो वहां पर हमारे पास कौन सा वाला रिमूव होगा, यहां पर से आपका इन दोनों के सामने से, मतलब जो दो Br हैं, देखो यहां पर से इसको भी हटा सकता है, इसको भी हटा सकता है, लेकिन ये क्या है, बेटर सिग्मा डोनर है। जाओ सिग्मा डोनर में देखोगे, यहां पर से इसका ट्रांस इफेक्ट देखोगे तो ये भी हट सकते हैं और ये भी, इसको भी हटा सकता है, लेकिन इसको ये नहीं हटाएगा। इसको इसलिए नहीं हटाएगा, इसकी बेटर यहां से स्ट्रेंथ होती, PTCl की ठीक ठाक मतलब स्ट्रेंथ होगी। सही पूछो तो PTCl की जब स्ट्रेंथ ठीक ठाक होगी, तो यहां पर से एक Br कहीं का भी हटा दो, आप यहां का हटा लो या कहीं का हटा लो, जैसे ही यहां का आप हटाते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है, यहां पर से NO2 एक जगह प्लेस हो जाएगा किसी, ठीक है। देखो यहां पर से ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा इसमें, यहां Br हो गया, यहां पे आपका NO2 आ गया, और यहां पर से ये हटा दो। अगले ही स्टेज में यहां पर से फिर से किसका अटैक कराना है, अमोनिया का। अब अमोनिया के इन सब के रिस्पेक्ट में, इन निगेटिव चार्ज नहीं होता अमोनिया पे, जैसे ही देखोगे इन सब के रिस्पेक्ट में भाई NO2 का ट्रांस इफेक्ट तो बहुत ही ज्यादा होता है, तो इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। और जैसे ही रिप्लेस करेगा तो फाइनल प्रोडक्ट में आपको इस जगह Br की जगह क्या देखने को मिल जाएगा, अमोनिया देखने को मिल जाएगा। इस तरह के आपके बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, 2 अमोनिया प्रेजेंट है इनसे, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। यहां तक अगर चीजें क्लियर हो गई हैं तो फटाफट बता दो, NH3 NO2 और Cl इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। यहां पर से सारी चीजें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए अब यहां पर हम लोग बात करेंगे, यहां पर से लास्ट एग्जांपल की बात कर लेंगे कि जनरली, ठीक है, जनरली है ना, जनरली है ना, Cp नो Cl, Cp नो हैव वेरी लेस डिफरेंस in their trans effect, in their trans effect, ठीक है। so sometime thermodynamic product form, thermodynamic product form। अभी तक जो भी पीछे भैया पीछे प्रोडक्ट बना के आए हो वो सारे कैसे हैं, लिख लेना, काइनेटिकली कंट्रोल्ड हैं। ये जनरली हम लोग देखते हैं कि इनके बीच में गैप बहुत कम होता है, तो हम लोगों को जो हम एक्सपेक्ट करते हैं तो उससे डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है, जिसका एक यहां पर से केस लिख लेना, एनोमलस केस है, एनोमलस केस है, जिसका एक्सप्लेनेशन देते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ के करस्पॉन्डिंग। यहां पर से अगर आप देखोगे, ड्रॉ कर देता हूं एक बार में, यहां पे है पीटी, ठीक है, Cl Cl, अमोनिया अमोनिया। चलो आप एक बार सिस और ट्रांस में प्रोडक्ट में आंसर करके बताना बनेगा क्या, ठीक है। यहां पर से पहली बार में पिरिडीन डाला गया है और यहां पर से A बना दिया गया है, फिर से सेकंड नंबर पे यहां पे पिरिडीन डाला गया है और B बना दिया गया है। तो ये आपको बताना था, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका और इसका सोल्यूशन यहां पर ड्रॉ करना है। चलो फटाफट इसको कॉपी करो, पहले स्टेज को। अब देखो पहले स्टेप में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पर से आप क्या सोच रहे होगे, ये आ गया,
ठीक है, यहां पर से देखो, अब यहां पर से Cl और अमोनिया में किसका ज्यादा है? Cl वाले का हमको पता है, ऑब्वियस क्लियर कट बात है कि Cl वाले का हमारा कहीं ना कहीं ज्यादा होता है ट्रांस इफेक्ट। और अगर Cl वाले का ज्यादा है तो इन दोनों Cl के रिस्पेक्ट में किसी भी अमोनिया को आप यहां पर से किक आउट कर दो, किसी को भी आप किक आउट कर दो। मान लो मैं यहां से कर देता हूं, जैसे ही यहां पर से आपसे अमोनिया को किक आउट करोगे तो यहां आके कौन जुड़ जाएगा? यहां पर से आके आपका पिरिडीन नया जुड़ जाएगा। अगले ही स्टेज में यहां पर से फिर से क्या होगा? यहां पर से अगर आप देखोगे फर्दर यहां पिरिडीन डाला गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि Cl पिरिडीन और अमोनिया के रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा Cl का होता है। CP से याद किया है मैंने, तो आप भी कर सकते हो। यहां पर से Cl के रिस्पेक्ट में फिर से अमोनिया वाला बाहर जाएगा और यहां पर से कहीं ना कहीं ये CP, क्योंकि अमोनिया का देखो सबसे कम है, तो ये आया है यहां पर से, और फाइनली आपको यहां पर से क्या देखने को मिलेगा? पिरिडीन ये वाला कुछ प्रोडक्ट ये आ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं सिस प्रोडक्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं, यहां पर से सिस प्रोडक्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और यही होना चाहिए था। लेकिन यहां पर एक चीज याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक्सपेक्टेड है, ये फॉर्म नहीं होगा, ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है ना, बट नॉट फॉर्म, बिकॉज देखो पीटी एन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्गर देन PTCl। पीटी अमोनिया वाले से, मतलब पीटी नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में यहां पर से PTCl की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो वीक होती है, सिंपल सी बात है। और अगर यहां पर से ये देखने को मिलेगा तो हम लोग जो एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे कि यहां पर से हमारा इस तरह की प्रोसेस चलेगी, यहां पर से लिख लेना, ये जो है ये एक्सपेक्टेशन है, ये वाली ऊपर वाली रिएक्शन एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। लेकिन रियलिटी कौन सी है? ये वाली, और यही हमारा एनोमलस केस है। रियलिटी में क्या मतलब, यहां पर से क्या होगा? यहां पर से अमोनिया की बॉन्ड PTCl की बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक है तो ये टूट जाएगा। यही एक एग्जांपल है जो आपको याद कर लेना है। यहां पर से आप इसको ऐसे रखते हो और जहां पे ऐसे रखोगे तो यहां पर आप इसको क्या चिपका दोगे? पिरिडीन यहां चिपका दोगे। अगले स्टेज में फिर से क्या होगा? यहां पर से फर्दर आप पिरिडीन को डालोगे, फिर से वही चीज आएगी कि यहां पर इन सबके रिस्पेक्ट में Cl का जो हमारा स्ट्रेंथ है वो वीक है, और अगर Cl की स्ट्रेंथ वीक है तो यहां से फर्दर हम इस वाले Cl को हटा देंगे और फाइनल प्रोडक्ट हमारा सिस प्रोडक्ट ही, सॉरी ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट सिस प्रोडक्ट ही आएगा। लेकिन डिफरेंस क्या होगा? यहां पर अमोनिया बच जाएंगे और Cl भाग जाएंगे, यहां पर से दोनों पिरिडीन, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। और ये प्रोडक्ट आपका कैसा है? थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट, थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट। इससे पहले जितने भी प्रोडक्ट आपने देखे वो कैसे थे? वो सारे काइनेटिकली कंट्रोल्ड थे, जहां पे ट्रांस इफेक्ट जो कि हम लोग एक्चुअल समझ रहे थे वही ड्राइविंग फोर्स था। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। ये अगर ऐसा नहीं है तो आपके सामने स्क्रीन पर मैंने लिख दिया है, आप इसको नोट कर लोगे तो आपका बहुत भला हो जाएगा एग्जाम में। नहीं नोट करोगे तो फिर उससे भी ज्यादा भला हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि आप ये कर लो नोट, ठीक है। अब यहां पर से आप सबको समझ में आ गया होगा। सो यहां से आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है, जहां पर हमने कंप्लीट एसोसिएटिव मैकेनिज्म कंप्लीट कर दी है। फिर से सुन लो, एसोसिएटिव मैकेनिज्म क्या है, कैसे बनती है, ऑर्डर कैसे है, कैसे ऑर्डर वेरी करता है किसी भी लिगेंड के चेंज होने से, न्यूक्लियोफाइल के चेंज होने से, सॉल्वेंट के चेंज होने से, स्टेरिक कंडीशन कैसी रहनी चाहिए, साथ में ईटा पीटी न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरामीटर क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर क्या होता है, साथ ही साथ में ट्रांस इफेक्ट क्या है, ट्रांस इफेक्ट वर्क कैसे करता है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट क्या होता है और काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर माइनर और कंप्लीट कंबाइन इफेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें डिस्कस की थी। अगर यहां तक की समझ में आ गई हो चीजें तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।